हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। हमने पिछले में देखा था, कितना क्वेश्चन देखा था, जो आपका मैराथन सीरीज चल रहा है 2000 की जो मैराथन सीरीज है, जिसकी एक वीडियो आपको मिली है, जिसमें हमने 110 वन लाइनर कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे, 111 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये टीजीटी बेस्ड होगा, ठीक है। जो पहला वाला था उसमें थोड़ा पीजीटी के भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये फुल्ली टीजीटी बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूरा टीजीटी आज के क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो टीजीटी बेस्ड ही है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट देखना है तो आप जाके ज़रूर चैनल पे चेकआउट करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे आपको 2000 वाली सीरीज जो है ना, मैराथन 1 आपको मिल जाएगा। अभी जल्दी कराया है, 2-3 दिन हुआ है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका देखिएगा, देन ये सेकंड पार्ट है, 111 से हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 111 क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मैट्रिकल सिस्टम डिवाइज्ड बाय जेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस दैट काउंट्स द नंबर ऑफ स्ट्रेस सेलेबल इन अ लाइन रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सेलेबल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्प्रंग रिदम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि उस मैट्रिकल सिस्टम के लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है जिसे जेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस ने बनाया है। ये एक लाइन में क्या होता है, स्ट्रेस सेलेबल की संख्या को गिनता है, भले ही उसमें कितने ही अनस्ट्रेस सेलेबल संख्या क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ इसमें स्ट्रेस सेलेबल की संख्या को गिना जाता है, वो आपका स्प्रंग रिदम कहलाता है। समझ में आया। अब इससे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कि ये जो आपके जेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस थे, ये एक पोएट थे, जेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस, विक्टोरियन एज के, ये ध्यान रखना है, विक्टोरियन एज के ये जेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस एक पोएट थे। और इन्होंने जैसे कि इंग्लिश मीटर के जो इंग्लिश मीटर होता है, जैसे कि जो आपका ट्रेडिशनल इंग्लिश मीटर होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अनस्ट्रेस से स्ट्रेस, दोनों सेलेबल का निश्चित पैटर्न होता है ना, अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस, दोनों को काउंट किया जाता है। लेकिन स्प्रंग रिदम थोड़ा उल्टा है। स्प्रंग रिदम में क्या होता है, इसमें केवल स्ट्रेस सेलेबल की गिनती की जाती है, इसमें सिर्फ स्ट्रेस सेलेबल की गिनती की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेलेबल की गिनती की जाती है, इसी को काउंट किया जाता है। हालांकि स्ट्रेस सेलेबल के बाद अनस्ट्रेस सेलेबल भी आते हैं, ठीक है, स्ट्रेस सेलेबल के बाद अनस्ट्रेस सेलेबल, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ स्ट्रेस सेलेबल को काउंट किया जाता है, उसे ही कहा जाता है स्प्रंग रिदम। समझ में आया। और हर लाइन में, मतलब हर स्ट्रेस सेलेबल के बाद एक से लेकर कई अनस्ट्रेस सेलेबल भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोएट जो पोइट्री होती है, जो पोयम होता है, एक बहुत ही ऊर्जावान और स्वाभाविक नेचुरल बोलने वाली लय मिलती है इस तरह का जब यूज़ होता है, तो ये स्प्रंग रिदम है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर मदर। तो शेक्सपियर की मदर का नाम क्या है, मैरी आर्डन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी मदर का, उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इन पैराडाइज लॉस्ट विच 2 एंजल्स armed with the spears find Satan whispering temptation into Eve's ear। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन से एंजल्स थे, वो दोनों कौन एंजल थे, मतलब 2 एंजल कौन थे जो भालों से लैस होकर, ठीक है, स्पेयर्स, जो भालों से लैस होकर शैटन को ईव के कान में फुसफुसाते हुए पाते हैं। तो वो दोनों का नाम क्या है, ये नाम याद रखना है आपने। इनका नाम था इथुरियल और जेफोन। ऐसा ये कब होता है मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि जॉन मिल्टन के ये जो लाइनें हैं, ये जॉन मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट में गैब्रियल द्वारा भेजे गए दूत, गैब्रियल क्या करता है ना, 2 एंजल को भेजता है, ठीक है, ये मतलब ईव के पास इथुरियल और जेफोन, 2 एंजल का नाम क्या रहता है, इथुरियल एंड जेफोन। ये दोनों ना ईडन गार्डन की रखवाली करते हैं, और इसे कौन भेजता है, गैब्रियल भेजता है। वह शैटन को एक टोड के रूप में, ठीक है, वह शैटन को एक टोड के रूप में, टोड मतलब एक मेंढक के रूप में सोती हुई ईव के कान में बुरे सपने फुसफुसाते हुए पाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये जो टोड है, ठीक है, ये शैटन ही रहता है, अपना डिस्गाइज किया रहता है। ये लोग देखते हैं कि ये जो टोड है, ये ईव के ईयर में आके कुछ फुसफुसा रहा है। यूथुरियल और जेफोन दोनों देख लेते हैं। देन इथुरियल क्या करता है, अपने भाले को शैटन के ऊपर मार देता है, मतलब इस टोड के ऊपर मार देता है ऐसे भाले को, और जैसे ही इसके टोड मारता है इस पर, ये तुरंत अपने असली भेष में आ जाता है, ठीक है, अपने असली रूप में आ जाता है। तो समझ में आया, इनका नाम क्या था, इथुरियल एंड जेफोन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन हिज tripartite व्यू ऑफ हिज रिलेशनशिप विद नेचर एज डिस्क्राइब्ड इन टिंटन एबे, व्हाट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेज।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन हिज ट्राइपार्टाइट व्यू ऑफ हिज रिलेशनशिप विद नेचर, यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ का जो रिलेशन है नेचर के प्रति, ठीक है, टिंटन एबे में जो इन्होंने बताया है कि नेचर के साथ इनका जो संबंध है वो ट्रिपार्टाइट यानी कि त्रिचरणीय दृष्टिकोण में, यानी कि तीसरा और अंतिम चरण क्या था नेचर के साथ जो इनका रिलेशनशिप था, इन्होंने कई चरण में बताए, कई स्टेज में बताए हैं। तो इनका जो थर्ड एंड फाइनल स्टेज क्या था, तो थर्ड एंड फाइनल स्टेज से जानने से पहले हमें इसका फर्स्ट एंड सेकेंड तो जानना पड़ेगा ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी पोयम टिंटन एबे में नेचर के साथ अपने रिश्ते को 3 स्टेज का वर्णन करते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, चाइल्डहुड का, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ये मैंने टिंटन एबे पढ़ाया है, और उसमें पहला जो होता है चाइल्डहुड का, यानी कि पहला जो स्टेज होता है वो चाइल्डहुड का होता है। उसमें क्या बताते हैं ये, जब नेचर केवल इनके लिए क्या था, खेल का मैदान था, सिर्फ खेलने उलने के लिए जाते थे, नेचर इनको ऐसे ही लगता था जब ये चाइल्डहुड थे। दूसरी जो एज आती है, दूसरा जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज जो इनका होता है वो यूथ का होता है, यूथ का होता है, ये सेकेंड स्टेज होता है। यूथ में ये नेचर को कैसे देखते हैं, तो नेचर को एक भावुक आनंद की तरह देखते हैं, यानी कि इनको नेचर में एक आनंद मिलता था, इस टाइप का ये देखते थे जब ये यूथ में थे। तीसरा एंड लास्ट स्टेज इनका जो था वो मैच्योरिटी का था, यानी कि अडल्टहुड में जब ये गए थे तो काफ़ी मैच्योर हो गए थे, मैच्योरिटी का था, ठीक है, मैच्योरिटी यानी कि जब ये अडल्ट हो गए थे तब। अपने तीसरा और लास्ट इनका स्टेज था, ये कैसा था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था एंड ये थर्ड था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैच्योरिटी का था, जहाँ पोएट नेचर में गहरी, जहाँ ये नेचर को ना एकदम गहराई से देखते थे, दार्शनिक से देखते थे एंड आध्यात्मिक शक्ति को फील करते थे नेचर में। समझ में आया? तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो, फिलोसफिकल एंड मिस्टिकल स्टेज हियरिंग द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जहाँ उन्हें मानवता के शांत उदास संगीत से जोड़ती थी। नेक्स्ट पे आएंगे द अगला जो क्वेश्चन है, स्पॉस्मोडिक स्कूल। स्पॉस्मोडिक स्कूल was a term of ridicule applied to group of mid-19th century poets including Sidney Dobell by which critic। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि ये जो स्पॉस्मोडिक स्कूल है ये क्या है, एक रिडिक्यूल टर्म है जो 19th सेंचुरी के मिडिल एज के पोएट्स का एक ग्रुप था जिसमें सिडनी डोबेल भी शामिल थे। तो किस क्रिटिक द्वारा ये लागू किया गया था, मतलब ये स्पॉस्मोडिक स्कूल जो है इसको किसने क्वाइन किया था, ठीक है। ये एक रिडिक्यूल टर्म है, एक अपमानजनक शब्द है। तो याद रखना है कि स्पॉस्मोडिक स्कूल 1850 के दशक के कुछ ब्रिटिश पोएट्स थे उनके लिए यूज़ किया जाने वाला ये एक अपमानजनक शब्द था, ठीक है। इन पोएट्स की स्टाइल को बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी जो स्टाइल थी ना, इन पोएट की जो स्टाइल थी, जो स्पॉस्मोडिक स्कूल के जो ग्रुप में जो पोएट थे इनकी जो स्टाइल थी पोएट्री लिखने की वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक भावनात्मक थी, बहुत ड्रामेटिक थी। तो एक स्कॉटिश पोएट और क्रिटिक थे, उनका नाम था विलियम एडमंड स्टोन आयटॉन, ये ध्यान रखना है, विलियम एडमंड स्टोन, ठीक है, इनका क्या नाम था, एडमंड स्टोन आयटॉन। इन्होंने इनकी शैली का मजाक उड़ाते हुए इस टर्म को क्वाइन किया। समझ में आया? तो ये नाम याद रखना है, जहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा वहाँ करेंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में, क्योंकि हमें इसमें भी मुझे 100 ही कराना है। तो हर वीडियो जो आपके मैराथन आएगा उसमें हम 100 टर्म्स पढ़ेंगे, 100 फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो आपके 2000 फैक्ट की सीरीज चल रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉ फर्म इन विच जेम्स एंड सोम्स फोर्साइट आर पार्टनर्स इन द फोर्साइट सागा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द फोर्साइट सागा में उस लॉ फर्म का क्या नाम है जिसमें जेम्स एंड सोम्स फोर्साइट पार्टनर है। तो उसका नाम है फोर्साइट बस्टर्ड एंड फोर्साइट। तो ये ध्यान रखना है, जॉन गोल्सवर्दी के दी फोर्साइट सागा के है क्वेश्चन। और फोर्साइट सागा में फोर्साइट परिवार जो है ना वो लॉ और व्यवसाय से, यानी कि कानून और व्यवसाय से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जेम्स और उनके जो बेटे हैं सोम्स, दोनों ही लॉ फर्म का नाम क्या है, दोनों के लॉ फर्म का नाम क्या है, फोर्साइट बस्टर्ड एंड फोर्साइट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ रिपीटिंग अ वर्ड अ फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगला जो फैक्ट है आपका कि लगातार सेंटेंस के अंत में, एंड में किसी शब्द का या किसी फ्रेज को दोहराने की एक रिटोरिकल डिवाइस क्या कहलाती है। तो उसे बोला जाता है एपिस्ट्रॉफी या फिर एपीफोरा भी बोल सकते हो, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी या एपीफोरा।
एपिस्ट्रॉफी क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही वर्ड या एक फ्रेज को लगातार सेंटेंस या क्लॉज के लास्ट में दोहराया जाता है ताकि उस पर जोर दिया जा सके। जैसे हम बोल सकते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फिर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बार बार रिपीट हो रहा नहीं सेंटेंस के या क्लॉज के लास्ट में या फ्रेज के लास्ट में, तो ये होता है आपका एपिस्ट्रॉफी, या आप इसे एपीफोरा भी बोल सकते हो। अगर यही रिपीटिशन शुरुआत में आ जाए, बिगनिंग में आ जाए यही रिपीटिशन, अगर बिगनिंग में यही रिपीटिशन आ जाए तब वो क्या कहलाएगा? बिगनिंग में यही रिपीटिशन हो जाए तो वो एनाफोरा कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर एक ही लाइन में आपका एक ही सेंटेंस में एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी दोनों आ जाए तब वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका सिंप्लोस कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक ही लाइन में जैसे आपका एनाफोरा आ जाए या एपिस्ट्रॉफी आ जाए तो वो सिंप्लोस कहलाएगा। जैसे मैंने कहा फॉर वांट ऑफ नेल द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। तो लॉस्ट ये लास्ट में रिपीटिशन हो रही है, शुरुआत में फॉर वांट रिपीटिशन हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? सिंप्लोस। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंप्लोस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो भी इससे रिलेटेड था मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट पे आएंगे, द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर मेजर फॉर। ठीक है, तो द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज डेराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय विच ऑफ ए नियर कंटेम्प्रेरीज। तो यहाँ पे मेजर फॉर मेजर का जो प्लॉट है ना, वो किस कंटेम्प्रेरीज के प्ले से लिया गया है? जो नियर कंटेम्प्रेरीज के प्ले से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जॉर्ज वेटस्टोन का प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा। ये ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में हम समझें, अगर ये शेक्सपियर अक्सर क्या करते थे, वो अपने प्लेस के लिए जो भी उस समय की जो स्टोरीज़ हुआ करती थी, जो प्लेस हुआ करते थे, उनसे ये प्रेरणा लेते थे अपने प्लेस के लिए। तो मेजर फॉर मेजर का भी प्लॉट इन्होंने 1578 में, ठीक है, 1578 में पब्लिश हुआ था जॉर्ज वेटस्टोन का प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा। ठीक है, ये 2 पार्ट में हुआ था। ये जो प्ले था ये 2 पार्ट में आया था और इसी प्ले से प्रभावित होकर इन्होंने मेजर फॉर मेजर लिया, ये ध्यान रखना है। तो इसी पर आधारित है, प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा पर ही बेस्ड है मेजर फॉर मेजर। ठीक है, ये किसका था? जॉर्ज वेटस्टोन का था। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ मिल्टन्स प्रोज हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अप टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अब के नॉर्मन विजय तक, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक इंग्लैंड के मिल्टन का जो प्रोज हिस्टोरिकल टाइटल क्या था? तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये मिल्टन की पोइटिक कंपोजिशन के अलावा मिल्टन का ये प्रोज भी था, ये एक प्रोज था। ठीक है, मिल्टन का ये प्रोज था और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये उनका एक एम्बिशियस प्रोज वर्क था जो इंग्लैंड के इतिहास को, उसके शुरुआती जो पौराणिक काल थे ना, पौराणिक काल से लेकर 1006 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक, इसमें पूरा इन्होंने बताया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में। यानी कि जो शुरुआती पौराणिक काल थे वहाँ से लेके 1066 की जो नॉर्मन विजय तक, ये पूरा वर्णन है, इसमें इन्होंने बताया है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फाइनल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स 1800 एडिशन सर्विंग एज अ ग्रैंड कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट हैं आज के इस वीडियो में जो स्पेशल टीजीटी के लिए हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड्स है 1800 एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लास्ट पोएम का टाइटल क्या है? लास्ट पोएम कौन सी आई थी और उसका टाइटल क्या है, जो एक सबलाइम निष्कर्ष के रूप में काम करती है, ठीक, जो एक ग्रैंड कंक्लूजन के रूप में काम करती है। तो वो था माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स का जो 1800 एडिशन था ना, जो 1800 वाला एडिशन था, वर्ड्सवर्थ ने माइकल अ पेस्टोरल पोएम को लास्ट पोएम के रूप में जोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक ना बोल सकते हो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है माइकल, एक पेस्टोरल पोएम है, एक ओल्ड गडेरिए, मतलब एक ओल्ड जो गडेरिया होता था शेफर्ड, और उनके बेटे की एक दुखद कहानी बताती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। The 1890s literary magazine associated with the aesthetic and decadent movement featuring Aubrey Beardsley art was titled The Yellow Book। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1890 के दशक में एक लिटरेरी मैगजीन था
जो एस्थेटिक और डिकेंडेंट मूवमेंट से जुड़ी थी, जिसमें ऑब्रे बियर्डस्ले की जो कला था, जो आर्ट था, वो भी शामिल था। उसका टाइटल क्या था? तो टाइटल था द येलो बुक। द येलो बुक, ये याद रखना है, ये 1890 के दशक एक ना प्रमुख ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन थी जो अपने पीले कवर के लिए फेमस थी। ये कब? 1890 के दशक की बात की जा रही है, जो अपने पीले कवर के लिए फेमस थी। तो ये एस्थेटिसिज्म और डिकेंडेंस जैसे जो आपका आर्ट मूवमेंट था ना, उसका केंद्र था। ठीक है, तो इसमें जो शामिल थे वो आपके ऑब्रे थे, यानी कि फेमस कलाकार थे, ऑब्रे बियर्डस्ले थे, जिनकी विशिष्ट शैली के लिए इस मैगजीन को परिभाषित किया था। तो यहाँ पे येलो बुक किस करेक्ट हो जाएगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिल्योर फोर्साइट हस्बैंड इन मॉडर्न कॉमेडी? तो मॉडर्न कॉमेडी में जो फिल्योर फोर्साइट है उसके हस्बैंड का क्या नाम है? तो माइकल मॉन्ट, ये याद रखना है, माइकल मॉन्ट नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानेंगे मॉडर्न कॉमेडी के बारे में, तो मॉडर्न कॉमेडी क्या है? जॉन गॉसवर्दी का फोर्साइट क्रॉनिकल्स की दूसरी ट्रायलॉजी है। फोर्साइट के बाद आती है दूसरी ट्रायलॉजी है। इसमें भी 3 नॉवल हैं, 2 इंटरल्यूड है। और इसमें जो सोम्स फोर्साइट की बेटी रहती है ना, फिलेर बोल सकते हो या फिल्योर, ये सोम्स फोर्साइट की बेटी रहती है, फिल्योर फोर्साइट, और जॉन फोर्साइट के बजाय माइकल मॉन्ट से शादी करती है। ठीक है, ये माइकल मॉन्ट एक क्या रहता है? एक राजनेता होता है, आप बोल सकते हो। एक कुलीन परिवार का ये एयर रहता है, उत्तराधिकारी रहता है, इससे शादी करती है। तो इसके हस्बैंड का नाम माइकल मॉन्ट रहता है, याद रखना। द यूज़ ऑफ लॉन्ग सर्कमलोक्यूटरी फ्रेज इन प्लेस ऑफ सिंपल कॉमन नेम, जैसे कि फिंड ट्राइब फॉर फिश इज नोन एज व्हाट? पेरीफ्रेसिस कहलाएगा। मतलब एक सरल सामान्य नाम की जगह पर एक लंबे घुमावदार फ्रेज का यूज़ करना। जैसे कि हमको अगर मछली ही बोलना है तो हम मछली ना बोल के फिन ट्राइब बोले, घुमावदार, इसे पेरीफ्रेसिस कहेंगे। सर्कमलोक्यूशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्कमलोक्यूशन कहेंगे। पेरीफ्रेसिस क्या है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जिसमें किसी चीज़ को सीधे नाम देने के बजाय उसको बताने के लिए एक लंबे घुमावदार फ्रेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पेरीफ्रेसिस कहलाएगा, मतलब सीधा नाम ना बोल के घुमा फिरा के वही चीज़ बताना, लेकिन घुमा फिरा के बताना, ये होता है पेरीफ्रेसिस। इसका यूज़ ना पोयम में इसलिए किया जाता है ताकि शैलीगत प्रभाव पैदा करने के लिए, ठीक है, और डल से बचने के लिए। Who is the historical source for the Roman plays of Shakespeare such as Julius Caesar and Antony and Cleopatra? तो यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्स की बात किया जा रहा है, जैसे कि रोमन प्लेज है शेक्सपियर के, जूलियस सीजर एंटनी एंड क्लोपेट्रा का सोर्स क्या है? तो प्लूटार्क पैरेलल लाइव्स। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अब ज़्यादा क्या ही बताऊँ, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, है ना। पैरेलल लाइव्स, प्लूटार्क का जो पैरेलल लाइव्स है, यानी कि शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज है ना, उनके लिए मुख्य जो मेन हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में अगर बात की जाए तो प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स का यूज़ किया है, जिसका सर थॉमस नॉर्थ द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने फेमस जो ग्रीक हैं, जो रोमन की जीवनियाँ हैं, जिसमें शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर और घटनाओं को लिया है। इन पैराडाइज लॉस्ट विच डेमन द आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम वॉज नोन एज अ ग्रेट बिल्डर इन हेवन बिफोर हिज फॉल, मॉल्सीबर। अब उसको मॉल्सीबर पढ़ सकते हो या मूलसीबर। पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन सा एंजल है, एंजल नहीं बोल सकते, वो कौन सा डेमन है, कौन सा दानव है जो पेंडेमोनियम का क्या है, आर्किटेक्ट है, जो अपने फॉल से पहले, अपने पतन से पहले हेवन में एक महान क्रिएटर के रूप में जाना जाता था। वो कौन था? मूलसीबर था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये देखा जाए, अगर ये हेवन में था, जब ये हेवन में था, जब इसका फॉल नहीं हुआ था सैटर्न के साथ, तो ये ध्यान रखना है, जब ये हेवन में था तो ये क्या करता था, ये आर्किटेक्ट वहाँ पे भी था, वहाँ पे भी अलग अलग डिज़ाइनें बनाता था, निर्माण करता था। लेकिन जब हेवन से हेल में आया, डेमन बन गया, तब इसने क्या किया, पेंडेमोनियम बनाया। पेंडेमोनियम का डिज़ाइन और निर्माण इसी ने किया, और जो कि हेवन में भी एक ग्रेट, ये क्या था, आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता था, जिसने कई शानदार स्ट्रक्चर बनाए थे हेवन में। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ पोलेमिकल पॉलिटिकल पैम्फलेट कंसर्निंग ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन स्पेन वाज टाइटल्ड व्हाट? तो स्पेन में ब्रिटिश विदेश नीति से रिलेटेड वर्ड्सवर्थ का एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पैम्फलेट का टाइटल क्या था? तो उसका नाम था द कन्वेंशन ऑफ सिंट्रा। इसमें क्या था, द कन्वेंशन ऑफ सिंट्रा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ही लिखा गया है। ये वर्ड्सवर्थ का एक पॉलिटिकल पैम्फलेट था। ठीक है, एक पॉलिटिकल क्या था, पैम्फलेट था, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें क्या, ये मतलब ये प्रोज पॉलिटिकल पैम्फलेट था।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसमें इन्होंने उस सैन्य समझौते की कड़ी निंदा की थी जो ब्रिटिश सेना ने स्पेन में नेपोलियन की सेनाओं के साथ किया था। तो वर्ड्सवर्थ को ये क्या लगा, एक शर्मनाक समझौता मानते थे। अगर आप इसको मैं पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, अगर आपने पढ़ा होगा। गोल्सवर्दी का प्ले है अ फैमिली मैन इज सैटारिकल कॉमेडी है अबाउट विच सोशल फिनोमेना। तो ये एक सैटारिकल कॉमेडी है, किस सोशल फिनोमेना के बारे में ये फैमिली मैन बताता है, तो द टायरनी ऑफ पेट्रारिकल डोमेस्टिक लाइफ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अ फैमिली मैन एक ऐसा प्ले है ना जिसमें जॉन गोल्सवर्दी के एक ऐसे परिवार की मुखिया पर व्यंग करते हैं जो खुद को एक आदर्श पति और पिता मानता है, लेकिन वास्तव में वो अपने परिवार पर अत्याचार करता है। इसी पर सटायर है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच जैकोबियन प्ले राइट कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर ऑन द लॉस्ट प्ले कार्डेनियो। ये शेक्सपियर का लॉस्ट प्ले है कार्डेनियो, ये ध्यान रखना है। कार्डेनियो ये शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा है, किसके कोलैब में लिखा है, कौन से वो जैकोबियन प्ले राइट थे जिनके कोलैब में इन्होंने लिखा है, तो जॉन फ्लेचर। ये कुछ लिटरेरी रिकॉर्ड बताते हैं कि शेक्सपियर ने अपने करियर के लास्ट में एक छोटे प्ले राइट के साथ सहयोग किया था। माना जाता है कि उनका जो कार्डेनियो है, ठीक है, तो जॉन फ्लेचर है, ये याद रखना है, जॉन फ्लेचर। ऐसा कहा जाता है ये इनका लॉस्ट प्ले है, लॉस्ट। तो ये जो प्ले है ये जॉन फ्लेचर और शेक्सपियर के कोलैब में लिखा गया है, और जिन्होंने शेक्सपियर के बाद किंग्समैन कंपनी का जो मेन प्ले राइट के रूप में पदभार भी संभाला था, किन्होंने, ये ध्यान रखना, जॉन फ्लेचर ने। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स सच एज लेवल और मैडम। इसे क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उस फ्रेज, उस शब्द के लिए क्या शब्द है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे कि लेवल, इधर से आप पढ़ेंगे तब भी लेवल पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी लेवल। जैसे कि मैडम, मैडम इधर से पढ़िए तब भी मैडम है, इधर से पढ़िए तब भी मैडम है, मैडम ही होगा, तो इसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। पैलिंड्रोम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा फ्रेज है जिसे आगे और पीछे दोनों दिशाओं के पढ़ने पर एक ही अर्थ निकलता है। जैसे कि नमन, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नमन, ठीक है, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ तो नमन, हिंदी में नहीं समझ। जैसे कि मलयालम, MALAYALAM, मलयालम। जैसे कि रेस कार, ठीक है, इधर से भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, इधर से पढ़ेंगे तब भी। तो ये होता है पैलिंड्रोम। इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द फैकल्टीज ऑफ इमेजिनेशन एंड व्हाट अदर क्वालिटी। तो लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में, मतलब लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश किया है, एक इमेजिनेशन और वो दूसरा कौन सा वर्ड है, तो फैंसी, ये याद रखना है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने इन दोनों मानसिक शक्तियों के बीच अंतर किया। उनके लिए फैंसी कैसा लगा, एक निम्न स्तर का लगा, बहुत ही सजावटी लगा, ठीक है, और इसके विपरीत उन्हें इमेजिनेशन कैसा लगा, इमेजिनेशन काफ़ी उच्च लगा, सुपीरियर लगा, ठीक है, बहुत ही यूनिफाइड करने वाली शक्ति लगी जो इमेजिनेशन है, जो दुनिया को एक नए और गहरे तरीके से देखती है और बनाती है। तो यहाँ पे फैंसी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, दी वॉर ऑफ द थिएटर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोएटोमाचिया was a literary feud primarily between Ben Jonson and which other two playwrights, जॉन मास्टन एंड थॉमस डेकर। यहाँ पे क्या है, ये पूछा जा रहा है कि थिएटर का युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ थिएटर हुआ था, या फिर इसे आप पोएटोमाचिया भी बोल सकते हो। मेनली बेन जॉनसन और कौन दो अन्य प्लेराइट के बीच में एक साहित्यिक झगड़ा हुआ था, तो वो जॉन मास्टन थे और थॉमस डेकर थे, ये याद रखना है। ये जो थिएटर, वॉर ऑफ थिएटर हुआ था ना, ये कब हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वॉर ऑफ रोज तो जानते हो, वॉर ऑफ थिएटर कब हुआ था, तो 1599 से लेके 1602, ये टाइम पीरियड है वॉर ऑफ थिएटर का, जिसे पोएटोमाचिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि थिएटर का युद्ध 1599-1600 के आसपास लंदन के थिएटरों में हुआ था। ये एक फेमस लिटरेरी विवाद था, कंट्रोवर्शियल था। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बेन जॉनसन थे, ठीक है, बेन जॉनसन एक तरफ थे और जॉन मास्टन एंड थॉमस डेकर दूसरी तरफ थे। तो ये लोग क्या करते थे ना, अपने नाटक के माध्यम से, अपने प्लेस के माध्यम से एक दूसरे पर व्यंग करते थे, अटैक कर रहे थे, इस तरह का झगड़ा था। समझ में आया, वो मारपीट नहीं, हाथापाई वाला झगड़ा नहीं। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ शेक्सपियर्स सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज इज सेट इन वियना एंड डील्स विद द थीम्स ऑफ द जस्टिस, मर्सी, सेक्सुअल हिपोक्रेसी। उस प्ले का नाम क्या है जिसे हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, है ना,
जिसे हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, जिसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, वियना में रखी गई है। देखिए मेरे एक ही फैक्ट में, एक ही क्वेश्चन में आपको कितने फैक्ट मिल जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो मैं पूछ रही हूँ ना, इसमें भी काफ़ी फैक्ट हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल आपका है, ऐसा नहीं है। सारे फैक्ट इसमें भी है, फिर आपका आंसर भी है। इसमें भी कितने फैक्ट निकालना चाहे तो इसमें काफ़ी फैक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का वो मतलब इसे प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, वियना में रखी गई है। और ये डील किससे करता है, जस्टिस से, मर्सी से, सेक्सुअल हिपोक्रेसी से करता है। तो वो कौन सा प्ले है, वो आपका मेजर फॉर मेजर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर का ये प्रॉब्लम प्लेज में से एक माना जाता है। अच्छा, जब प्रॉब्लम प्लेज की बात आएगी तो 2-3 नाम याद रखना है, एक मेजर फॉर मेजर, एक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एक आपका ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। ये तीनों नाम प्रॉब्लम प्लेज कहलाते हैं। मेजर फॉर मेजर की बात अगर आएगी तो ये प्रॉब्लम प्ले भी कहलाता है। हेड ट्रिक, बेड ट्रिक के लिए भी जाना जाता है और डार्क कॉमेडी के लिए जाना जाता है मेजर फॉर मेजर, इतना जानना है। ठीक है, और क्या है, इसका टोन जो है ना, ये कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी के बीच बदलता रहता है। जो मेजर फॉर मेजर है, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी कहानी वियना में घटित होती है, ये आपने ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन का डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स आर्ग्यू दैट इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ व्हाट इज वैलिड रीजन फॉर डिवोर्स। तो मिल्टन का जो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स है, ये तर्क देता है कि किसकी असंगति तलाक का एक वैध कारण है, किसकी इनकम्पैटिबिलिटी जहाँ पे एक रीज़न बनता है तलाक का। ठीक है, तो वैध कारण क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। इसमें इन्होंने ये तर्क दिया है। जॉन मिल्टन ने अपने इस तलाक वाले पैम्फलेट में ये तर्क दिया है, एक रेवोल्यूशनरी तर्क दिया है कि शादी केवल शारीरिक मिलन या सामाजिक अनुबंध नहीं है कि समाज को देख के चलें, बल्कि मन और आत्मा का भी मिलन होता है। अगर दो लोग के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है तो ये पक्का एक तलाक का एक वैध आधार होना चाहिए, भले ही कोई अन्य पारंपरिक कारण ना हो। ठीक है, यानी कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, टेम्पेरामेंट मिलना चाहिए एक शादी के लिए। Galsworthy final trilogy in the Forsyte Chronicles following the life of Dinny Cheryl is titled। तो Forsyte Chronicles में Galsworthy का जो लास्ट ट्रायलॉजी है, जिसे हम एंड ऑफ द चैप्टर कहते हैं ना, ये लास्ट ट्रायलॉजी है। इसमें 3 नॉवल ओनली आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिन्नी चेरल है, डिन्नी चेरल जो है कैरेक्टर, इसमें एंड ऑफ द चैप्टर में है, ये ध्यान रखना ही। वही पूछा जा रहा है कि डिन्नी चेरल के लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। तो गॉल्सवर्दी के फाइनल ट्रायलॉजी में डिन्नी चेरल के बारे में दिखाया जाता है, एंड ऑफ द चैप्टर। यानी कि फाइनल जब आपका ये एंड ऑफ द चैप्टर जो है ना, जो फाइनल ट्रायलॉजी है, इसमें फोरसाइट सागा का जो एक कहानी चली आ रही थी, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डिन्नी चेरल आपको देखने को मिलेगी, इसकी कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये समझिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखेंगे फोरसाइट सागा, वो आपकी फर्स्ट ट्रायलॉजी है जिसमें 3 नॉवल 2 इंटरल्यूड होते हैं। फिर दूसरी आपकी जो ट्रायलॉजी है मॉडर्न कॉमेडी, अ मॉडर्न कॉमेडी, इसमें भी 3 आपके नॉवल होते हैं, 2 इंटरल्यूड होते हैं। फिर तीसरी और लास्ट ट्रायलॉजी होती है, वो एंड ऑफ द चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 नॉवल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फोरसाइट के परिवार की एक रिश्तेदार रहती है जिसका नाम रहता है डिन्नी चेरल। इसके जीवन पर ये सेंटर्ड रहता है। ये तीसरी वाली जो ये रिश्तेदार रहती है फोरसाइट परिवार की, डिन्नी चेरल, इसकी कहानी दिखाया जाता है तीसरे में। ठीक है, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज फेमसली पुट फॉरवर्ड बाय विच क्रिटिक पोएट। तो ये आपके टी.एस. इलियट करेक्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये इसका सिद्धांत टी.एस. इलियट थे। अपने इनका एक एस्से था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, 1919 में आया था। इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, जैसे मैं दुखी हूँ और मुझे अपना दुख बताना है आपको, तो मैं बोल के नहीं बताऊंगी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको बताऊंगी जिसको आप उस ऑब्जेक्ट को देखने से आपको तुरंत फील हो जाएगा, हाँ मैं दुखी हूँ। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो कि हैमलेट में इनको देखने को नहीं मिला था, मैकबेथ में देखने को मिला था। हु इज़ द स्कॉलरली फ्रेंड ऑफ, जैसे मैकबेथ में कहाँ देखने को मिला था, बार बार वो लेडी मैकबेथ हाथ धो रही होती है। तो हाथ धोने का मतलब क्या, खून नहीं जा रहा है, मतलब क्या, पछता रही है वो, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव पूरे। वो बता नहीं रही कि मैं पछता रही हूँ, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट है, जो काम है, जो क्रिया, जो काम करने की जो क्रिया है, वो हमें बता रही है कि हाँ वो रिपेंट में है, गिल्ट में है। तो वो होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। हु इज़ द स्कॉलरली फ्रेंड ऑफ हैमलेट हु ऑल्सो स्टडीड एट विटनबर्ग। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैमलेट का वो विद्वान दोस्त कौन है जिसने विटनबर्ग में भी अध्ययन किया था। तो होरेशियो था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और होरेशियो ये कॉन्फिडेंट भी रहता है, किसका, हैमलेट का, ये ध्यान रखना।
In Wordsworth, the prelude, the episode of the stolen boat is a key example of nature acting as what? A moral guide or a teacher. अब जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को कैसे देखते थे? एक लिविंग पर्सनालिटी के रूप में देखते थे ना, कि एक लिविंग पर्सनालिटी, मानो कोई पर्सन है जो हर तरफ हर वक्त उनके साथ रहता है, उनकी हर चीज़ को, उनके हर एक्शन पर नज़र है उसकी, है ना, कुछ इस तरह देखते थे। भाई पर्सन है तो ऑब्वियसली ये नेचर को एज ए पर्सन देखते हैं, तो पक्का ये जो भी काम करेंगे नेचर उसको देखेंगी। तो इन्होंने क्या किया, प्रील्यूड में एक एपिसोड में इन्होंने बताया कि मैंने एक नाव चुराया था, है ना, बताया था एक नाव चुराया था प्रील्यूड में। जब वर्ड्सवर्थ यूथ थे, जब युवा थे, तो उन्होंने एक नाव चुराया और झील में ले जा रहे थे। अचानक एक विशाल पर्वत चोटी उनके सामने आती है, जो उन्हें एक जीवित प्राणी की तरह घूरती हुई फील होती है। ऐसा लगता है वो विशाल चोटी पर्वत चोटी जो है उन्हें घूर रही है कि तुमने ये काम क्यों किया, तुमने चोरी क्यों की, उन्हें डांट रही है। तो उन्हें ना लगा तुरंत कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तुरंत उन्हें भय का अभाव हुआ, मतलब अब क्या बोलते हैं उसको, भय फील हुआ, अपराध कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो यहाँ पे जो नेचर है ना, वो एक ना साइलेंट टीचर के रूप में काम कर रही है, जो उन्हें सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। तो यही चीज़ तो वर्ड्सवर्थ बार बार बोल रहे हैं, नेचर से सीखो, नेचर से सीखो, यही है। अ मॉरल गाइड और टीचर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ मिल्टन शॉर्ट कंपेनियन पोएम इल पेंसेरेसो? तो एल एलिग्रो, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की कंपेनियन है। एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, हैप्पी मैन, इल पेंसेरेसो मतलब मेलनकली मैन। आते हैं नेक्स्ट पे। इन गोल्सवर्दी जस्टिस द लॉयर हेक्टर फ्रोम आर्ग्यू दैट फाल्डर्स क्राइम वाज रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो गोल्सवर्दी के जस्टिस में जो उनका वकील था, किसका, फाल्डर का, हेक्टर फ्रोम ये तर्क देता है, ये बताता है कि फाल्डर का अपराध किसका रिजल्ट था, आखिर इसने ये अपराध क्यों किया। तो जस्टिस में जो युवा क्लर्क फाल्डर थे, वो एक चेक पर क्या करता है, जालसाजी करता है, यानी कि 9 को 90 बना देता है, 9 को 90 बना देता है, ताकि वो अपनी बिलबेड के साथ भाग सके। तो उसका जो वकील रहता है, उसका नाम क्या रहता है, हेक्टर फ्रोम। वो अदालत में ये बताता है, ये तर्क देता है कि फाल्डर स्वभाव से अपराधी नहीं है, यानी कि उसकी आदत नहीं है ये अपराध करने का, बल्कि उसने ये काम ना हताशा में आकर या प्रेम में आकर या भावनात्मक कमजोरी के में आकर एक क्षण में, एक मोमेंट में ये काम किया है। तो अ मोमेंट ऑफ इमोशनल वीकनेस एंड पैशन नॉट इनहेरेंट क्रिमिनलिटी, मतलब वो ऐसा पेशा नहीं उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अनथ्रेप्टी लवलीनेस वाई डोस्ट दाउ स्पेंड अपॉन दाई सेल्फ दाई ब्यूटीज लेगेसी इज़ फ्रॉम अ शेक्सपियर सोनेट अर्जिंग व्हाट? तो यहाँ पे जो शेक्सपियर कह रहे हैं, फेयर यूथ कह रहे हैं, अनथ्रेप्टी ये लाइनें हैं सोनेट की, उनके सोनेट की लाइन है शेक्सपियर के, और इसमें इन्होंने क्या आग्रह, मतलब ये क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फेयर यूथ से ये रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, फेयर यूथ से शादी करने और बच्चे पैदा करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये लाइन ना शेक्सपियर के 1 से लेके 17 सोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 से लेके 17 जो सोनेट है उनमें से एक है ये लाइनें, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 1 से लेके 17 जो सोनेट है ना, उनमें से एक लाइन ये भी है जिन्हें हम प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोक्रिएशन सोनेट, ठीक है। तो इसे प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं, कहा जाता है। और इन सोनेट्स में जो पोएट है वो फेयर यूथ, क्या नाम है, फेयर यूथ नामक एक सुंदर, जो फेयर यूथ है एक सुंदर युवक से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी सुंदरता को केवल अपने ऊपर खर्च ना करे, बल्कि शादी करे, बच्चा पैदा करे और अपनी सुंदरता की जो विरासत है ना वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। मीन्स उसकी सुंदरता, अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसकी सुंदरता वहीं ख़त्म हो जाएगी, शादी कर लेगा तो उसकी सुंदरता उसके बच्चे में आ जाएगी, तो इस तरह उसकी सुंदरता हमेशा कायम रहेगी। तो 1 से लेकर 17 सोनेट तक ये बातें वो बोलते हैं, मैरिज पे है, तो इसे प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लाइन हैड टू बी वीक इज माइजरेबल एंड डूइंग आर सफरिंग इज डेफिएंट स्टेटमेंट बाय होम इन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये सैटर्न ने कहता है, याद रखना है, कमज़ोर होना दुखद है, चाहे कुछ करना हो या सहना हो। तो ये जो फेमस लाइन है ये सैटर्न द्वारा तब बोली जाती है जब वो हेवन से अपनी हार के बाद अपने फॉलन एंजल्स को एड्रेस करता है, मतलब वो बताता है। नेक्स्ट पे आएंगे। द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय T.S. Eliot टू डिस्क्राइब अ सपोज स्प्लिट इन इंग्लिश पोएट्री आफ्टर विच पोएट्स। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट डॉन एंड मार्वल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये T.S. Eliot ने दिया है। तो किस पोएट के बाद इंग्लिश पोएट्री में एक विभाजन का वर्णन करने के लिए विकसित की गई है? तो मेटाफिजिकल पोएट को इन्होंने कहा है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट को नहीं कहा गया, मेटाफिजिकल के बाद जो पोएट आए थे ना उनके लिए ये T.S. Eliot ने कहा था।
क्योंकि यहाँ पे टी.एस. इलियट ने ये तर्क दिया कि जो 17वीं सेंचुरी के पोएट थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो 17वीं सेंचुरी के जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, जिनमें आपके जॉन डन है और आपके हेनरी वॉन है, रिचर्ड क्राशा है और अब्राहम काउली हैं और आपके ये एंड्रयू मार्वल हैं, ये सब आपके मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप में आते हैं। तो इनका मानना ये था, टी.एस. इलियट ना, इन्होंने तर्क दिया कि 17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स, ये लोग कैसे अपनी पोइट्री लिखते थे। तो ये लोग पोइट्री जब लिखते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, थॉट, ठीक है, थॉट प्लस इमोशन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लिखते थे पोइट्री। यानी कि इनकी पोइट्री में हमें थॉट और इमोशन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता था। जो 17वीं सेंचुरी वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, ऐसा कहना था। तब टी.एस. इलियट ने क्या कहा था, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। इसी को टी.एस. इलियट ने क्या कहा था, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, ये ध्यान रखना है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके अनुसार उनके बाद के जो पोएट आए थे, यानी कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट आए, उनमें ये एकता टूट गई। मतलब वो लोग क्या करने लगे, वो लोग थॉट और इमोशन को अलग अलग कर दिए, यानी कि थॉट और भावना, यानी कि थॉट और फीलिंग अलग अलग हो गई, जिसे उन्होंने क्या कहा, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट आए तो उनमें एकता टूट गई। यानी कि जब वो पोएट अपनी पोएम लिखते थे तो वो थॉट और इमोशन को मिला के नहीं लिखते थे, अलग अलग लिखते थे। तो जिसके कारण क्या हो गया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो गई। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। समझ में आया। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर ओनली सन हु डाइड एट द एज ऑफ 11? तो हैमलेट, ये याद रखना है। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी का सुजाना नाम था और 2 उनके ट्विंस थे, हैमलेट एंड जूडिथ। मात्र इनका इकलौता बेटा था हैमलेट, जिसकी डेथ कब हुई, तो 1596 में 11 वर्ष की आयु में ही इनकी डेथ हो जाती है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि इस ट्रेजेडी का शेक्सपियर के बाद के प्लेज, स्पेशली हैमलेट पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विच कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट इज द मॉन्स्ट्रस सन ऑफ द विच साइकोरेक्स? तो टेम्पेस्ट में वो कौन सा कैरेक्टर है जो डायन साइकोरेक्स, चुड़ैल साइकोरेक्स का एक मॉन्स्ट्रस सन है, राक्षसी पुत्र है? तो कैलिबन, ये ध्यान रखना है, कैलिबन है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताना, आगे बढ़ते हैं। इन विच वर्ड्सवर्थ पोएम डज द स्पीकर एनकाउंटर एन ओल्ड लीच गैदरर हुज रेजिलियंस इंस्पायर हिम? तो वर्ड्सवर्थ किस पोएम में किस पोएम में स्पीकर एक बूढ़े जोक पकड़ने वाले लीच गैदरर से मिलता है, जिसकी सहनशीलता उसे क्या करती है, प्रेरित करती है? तो रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओल्ड लीच गैदरर, जिसका दूसरा नाम क्या है, लीच गैदरर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस पोएम में पोएट बहुत निराश रहते हैं, बहुत डाउट्स में रहते हैं, इस सिचुएशन में वो घूम रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात एक गरीब जोक पकड़ने वाले से होती है, जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद, तमाम मुसीबतों के बावजूद बहुत दृढ़ है, बहुत शांत रहता है। तो उसकी सहनशीलता को देखकर पोएट को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी अपनी निराशा से बाहर निकलता है, यही है इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म फॉर अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 11 सिलेबल्स इज, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैंडिका सिलेबिक। अब ये क्या होता है हैंडिका सिलेबिक, यानी कि 11 सिलेबल्स वाली पोएम की लाइन को क्या कहा जाता है, यानी कि 11 सिलेबल्स वाली पोएम की लाइन के लिए क्या शब्द है जिसे हम बोलते हैं हैंडिका सिलेबिक। हैंडिका ग्रीक में 11 के लिए कहा जाता है, जो हैंडिका होता है HENDECA, हैंडिका ग्रीक में अगर बोला जाए तो ये क्या है, 11 है, ठीक है। हैंडिका ग्रीक वर्ड में अगर देखा जाए तो ये इसे 11 बोला जाता है। इस प्रकार एक हैंडिका सिलेबिक लाइन भी होती है। तो हैंडिका सिलेबिक लाइन वह होती है जिसमें ठीक 11 सिलेबल्स होते हैं। कितने होते हैं, जिसमें ठीक 11 सिलेबल्स होते हैं। और ये ना एंशिएंट ग्रीक और लैटिन पोइट्री में हमें देखने को मिलता है। स्पेशली कैटुलस जैसे पोएट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक क्लासिकल मीटर है ये, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक में हमें देखने को मिलता है, लैटिन पोइट्री में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच गोल्सवर्दी प्ले सेटराइज द फैंटिसिज्म ऑफ कंपीटिंग सोशल आइडियोलॉजी थ्रू द स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट हु शेल्टर द पुअर। तो द पिजन की बात कर रहे हैं कि कौन सा गोल्सवर्दी का वो प्ले है जहाँ एक कलाकार की कहानी के माध्यम से बहुत सारी सामाजिक विचारधाराओं को जो सामाजिक विचारधाराएं हैं उनके कट्टरपंथ पर व्यंग किया है, जो गरीबों को आश्रय देता है। तो पिजन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिजन में क्या दिखा है, एक कलाकार के बारे में कॉमेडी है, ठीक है, जो किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है,
इसमें ये दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। द सो कॉल्ड बैड क्वार्टो ऑफ हैमलेट 1603 इज रेफर्ड टू बाई स्कॉलर्स एज द फर्स्ट क्वार्टो। अब यहाँ पे क्या गया कि हैमलेट का जो सो कॉल्ड बैड क्वार्टो को स्कॉलर्स द्वारा क्या कहा जाता है, उसे फर्स्ट क्वार्टो कहा जाता है। यानी कि हैमलेट की ना 3 अर्ली एडिशन आ चुका था। पहला एडिशन कब था? 1603 में। पहला जो एडिशन हुआ था वो आपका 1603 में पब्लिश हुआ था हैमलेट, जिन्हें हम क्वार्टो फर्स्ट कहते हैं, क्वार्टो फर्स्ट कहा जाता था। ये बहुत ही छोटा और इसमें बहुत सी गलतियां थीं। इसे अक्सर ख़राब क्वार्टो भी कहा जाता था, फर्स्ट क्वार्टो। इसे अक्सर बैड क्वार्टो भी कहा जाता था, इसी फर्स्ट क्वार्टो को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, कहा जाता था क्योंकि माना जाता था कि ये जो एक्टर थे ना, एक्टर की याददाश्त को दोबारा से पुनर्निर्मित किया जाता था। ये ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स पेस्टोरल पोयम डेमन्स एपिटैफ, यानी कि एपिटैफ ऑफ डेमोनीज। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ये एक पेस्टोरल एलिजी ही है जिसका नाम है डेमन्स एपिटैफ या एपिटैफियम डेमोनीज, दोनों नाम है। तो इसका विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? तो ये इनके बचपन के दोस्त थे चार्ल्स डियोडटी। ठीक है, ये एक याद रखना है, ये क्या है, एक मिनट, ये जो आपका है ना, ये एक लैटिन, ठीक है, एक लैटिन एलिजी है, शोक गीत है, लैटिन एलिजी है। क्या है, एक मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक लैटिन शोक गीत है जिसे मिल्टन ने अपने सबसे करीबी दोस्त चार्ल्स डियोडटी, ये याद रखना है, चार्ल्स डियोडटी के डेथ पर लिखा। डियोडटी और मिल्टन बचपन के दोस्त थे और उनकी अनटाइमली डेथ मिल्टन के लिए एक गहरा व्यक्तिगत आघात था। ठीक है, और ये पोयम ना लिसिडास के समान एक पेस्टोरल स्टाइल में भी है, एकदम लिसिडास की स्टाइल में लिखा गया है ये भी पोयम, लेकिन लैटिन एलिजी है। ठीक है, लैटिन में लिखा गया है। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर जॉन फॉलस्टॉप पेज इन हेनरी फोर्थ पार्ट 2। तो सर जॉन फॉलस्टॉप का एक पेज है, पेज मीन्स सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट। ठीक है, ये एक सर्वेंट था, बटलर बोल सकते हो, स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी है, SERVANT। आप इसे बटलर भी बोल सकते हो, बटलर मतलब भी होता है सर्वेंट। ठीक है, तो फॉलस्टॉप का ये पेज है, याद रखना है। ये इसका नाम क्या रहता है, रॉबिन। क्या नाम रहता है, रॉबिन। ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और दी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये भी याद रखना है, दी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, तो याद रखना जो रॉबिन है वो हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और दी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में फॉलस्टॉप का एक छोटा और मजाकिया पेज रहता है, यानी कि एक युवा नौकर रहता है, बटलर रहता है, सर्वेंट रहता है, या आप इसे पेज बोल सकते हो। ये अक्सर क्या करता था, ये अक्सर फॉलस्टॉप के जो मैसेज है ना, मैसेजों को ले जाने और उसके कामों में मदद करने का काम करता था, ये ध्यान। तो रॉबिन नाम रहता है। विच प्ले बाई थॉमस किड इज कंसिडर्ड अ मेजर प्रिकर्सर टू शेक्सपियर हैमलेट। तो थॉमस किड के किस प्ले को शेक्सपियर के हैमलेट का एक मेजर प्रिकर्सर माना जाता है? तो स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, दी स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड का दी स्पेनिश ट्रेजेडी एलिजाबेथन एस का एक बेहद ही लोकप्रिय प्रभावशाली रिवेंज ट्रेजेडी था। ठीक है, यानी कि बदले पर आधारित ट्रेजेडी थी। इसमें भूत, घोस्ट, बदला लेने वाला हीरो और एक प्ले विद इन प्ले जैसे एलिमेंट शामिल थे, जो बाद में शेक्सपियर के हैमलेट में भी यही सारी चीज़ें हमें दिखाई दी। ठीक है, व्हाट इज़ द सब टाइटिल ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड। तो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये सब टाइटिल है इसका, ये ध्यान रखना है। यानी कि ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड का मतलब ये हो गया कि कविता मतलब पोएम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कि पोएट अपने बचपन से लेकर मेच्योरिटी तक आध्यात्मिक और काव्यात्मक विकास का पता लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना कि प्रील्यूड को अभी मैंने इसको पोस्ट पिक लगाया था। प्रील्यूड को रिचर्ड क्लार्का ने क्या कहा है, रिचर्ड क्लार्का ने क्या कहा है? ठीक है, लिरिकल बिल्डुंग्स रोमान।
ये चीज़ें कहा गया है। अब बिल्डिंग्सरोमन क्या है, किसी भी एक्टर का ग्रोथ से लेके, मतलब ग्रोथ होता है उसका बचपन से लेके बड़े होने तक का पूरा उसका ग्रोथ दिखाया जाता है, पूरा डेवलपमेंट दिखाया जाता है। तो ये भी प्रील्यूड को इन्होंने रिचर्ड क्लार्का ने कहा है ये एक लिरिकल बिल्डिंग्सरोमान है, ठीक है, डिफाइन किया है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्क दैट कॉमिकली एग्जैजरेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरियस वर्क बट अनलाइक पैरोडी इट ट्रीट्स अ ट्रिवियल सब्जेक्ट इन अ ग्रैंड एपिक स्टाइल। तो इसे कहते हैं बर्लेस्क या फिर मॉक एपिक कह सकते हो, ठीक है। तो उस कंपोजिशन के लिए क्या शब्द जो किसी ट्रिवियल सब्जेक्ट, जो किसी सीरियस वर्क की विशेषताएं, जो उसके फीचर्स हैं, उसको क्या करेगा, एक कॉमिक ढंग से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेगा। लेकिन पैरोडी का ये विपरीत है, ये एक क्या करेगा, इसका जो विषय होगा ना बहुत ट्रिवियल होगा। तो ये एक ट्रिवियल को क्या करेगा, एक भव्य यानी कि एपिक, यानी कि आप बोल सकते हो एपिक स्टाइल में प्रस्तुत करेगा। इसे बोला जाएगा बर्लेस्क या मॉक एपिक। तो बर्लेस्क एक ऐसी स्टाइल होती है, एक ऐसी शैली होती है जिसमें एक छोटे या एक ट्रिवियल विषय को एक गंभीर, एक ग्रैंड या एपिक स्टाइल में यूज़ करके कॉमिक पैदा किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई ट्रिवियल सब्जेक्ट है, जो बर्लेस्क होता है ना, इसमें होता है कि ट्रिवियल सब्जेक्ट है, ट्रिवियल सब्जेक्ट को क्या करता है, बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रस्तुत करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत ही इसको ना एक गंभीर, ग्रैंड और एपिक स्टाइल में इसको प्रस्तुत करता है ट्रिवियल सब्जेक्ट को। थोड़ा उल्टा होता है बर्लेस्क, इतना ध्यान रखना है। ट्रिवियल, अगर सब्जेक्ट ट्रिवियल रहेगा तो उसको ग्रैंड तरीके से दिखाएगा, अगर सब्जेक्ट ग्रैंड रहेगा तो उसको ट्रिवियल तरीके से दिखाएगा। इस तरह बर्लेस्क होता है, ठीक है। जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप, ये भी एक बर्लेस्क है, मॉक एपिक बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फोर साइड सागा द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड जॉलियन रिप्रेजेंट विच मोर सेंसिटिव एंड आर्टिस्टिक साइड ऑफ द फोर साइड फैमिली। तो फोर साइड सागा में जो ओल्ड जॉलियन का जो कैरेक्टर है वो फोर साइड के परिवार के किस आपके सेंसिटिव और आर्टिस्टिक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो द टी एंड सिंपैथी ब्रांच एज अपोज टू द प्रॉपर्टी ब्रांच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन की एरियोपेजिटिका टेक्स इट्स टाइटल एंड फॉर्म फ्रॉम अ स्पीच बाय विच एंशियंट ग्रीक ओरेटर। तो आइसोक्रेट्स क्या होगा, आइसोक्रेट्स। मिल्टन की जो एरियोपेजिटिका है उसका जो टाइटल है और जो रूप है, जो फॉर्म है, वो किस एंशियंट यूनानी स्पीकर के भाषण से ली गई है, उसके स्पीच से ली गई है, तो आइसोक्रेट से ली गई है। एरियोपेजिटिका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है, ये मिल्टन का एक प्रोज वर्क है, मिल्टन का, ठीक है, एक फेमस प्रोज वर्क है। इसका जो टाइटल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एथेंस का एक स्पीकर है जिसका नाम है, ये एथेंस के हैं, एथेंस का स्पीकर है जिसका नाम क्या है, आइसोक्रेट्स, ठीक है। इनके द्वारा एक भाषण लिखा गया था, एक स्पीच से प्रेरित होकर, जिसका टाइटल भी, इनका टाइटल, इनकी जो स्पीच का टाइटल था ना उसका नाम था एरियोपेजिटिक्स, इस तरह था। तो वहाँ से इन्होंने प्रेरित होकर ये टाइटल लिया, ठीक है। वह भी एक क्या करता था, एक संसद को संबोधित करता था, ठीक है। तो आइसोक्रेट की स्पीच से लिया गया है, स्पीच के टाइटल से लिया गया है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका टाइटल क्या था, एरियोपेजिटिक्स, इस तरह AREOPAGITI पैजिटिक्स, इस तरह शायद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन विच शेक्सपियर प्ले डज द प्रोटैगनिस्ट बिकम कन्विंस्ड हिज वाइफ इज अनफेथफुल ड्यू टू अ मिसप्लेस्ड हैंकरचीफ। तो ओथेलो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे, द अर्ली मिडिवल इंग्लिश पोएम द ड्रीम ऑफ द रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पोएटिक जॉनरा। तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्ली जो मिडिल एज इंग्लिश पोइट्री का द ड्रीम ऑफ द रोड, ये किस पोएटिक जॉनरा का एग्जाम्पल है। तो ड्रीम विजन है। और ड्रीम विजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब था, ये भी ध्यान रखना है, मिडिल एज में, ठीक है, मिडिल एज में बहुत पॉपुलर था उस समय ड्रीम विजन। ड्रीम विजन क्या होता है, जैसे आपका विलियम लैंगलैंड का वो पियर्स प्लोमैन, वो भी तो ड्रीम विजन ही है। इसमें जो ड्रीम विजन क्या होता है, ड्रीम विजन में जो नरेटर होता है ना, वो सो जाता है, फिर एक सपना देखता है, ठीक है, फिर एक सपना देखेगा, उसके बाद फिर उठेगा, फिर उस कहानी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो अक्सर कैसा होता है, एलिगोरिकल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द ड्रीम ऑफ द रोड, इसमें भी जो नरेटर है वो क्या करता है, वो सपना देखता है, ठीक है, सूली पर सपना देखता है, और जो उसे जैसे क्राइस्ट की सूली पर चढ़ने की कहानी सुनाती है, सपने में कहानी एक आएगा, कोई एलिगोरिकल फिगर होगा, वो कहानी सुनाएगा, फिर उठेगा तो फिर कहानी को बढ़ाएगा। आपने विलियम लैंगलैंड का वो देखा ना, पियर्स प्लोमैन पढ़ा होगा, वो भी एक ड्रीम विजन ही है। ये मिडिल एज में काफ़ी फेमस था ड्रीम विजन।
In Shakespeare's Richard II, what symbolic act does the king perform to signify his abdication? तो शेक्सपियर के रिचर्ड सेकेंड में राजा अपना एब्डिकेशन दिखाने के लिए कौन सा उसने सिंबॉलिक काम किया था? मतलब उसने खुद नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ या मैं त्याग करने जा रहा हूँ, उसने कुछ तो ऐसा सिंबॉलिक सिग्निफाई किया था, सिंबॉलिक एक्ट किया था, जिससे पता चल रहा था हाँ राजा अपना त्याग पत्र लिख रहा है, यानी कि त्याग पत्र दर्शा रहा है। तो याद रखना ही सेटर्स अ लुकिंग ग्लास मिरर। समझ में आया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिव्यू दे देती हूँ। जैसे कि उसमें क्या था, जब रिचर्ड सेकेंड को ना गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था तो वो उन्होंने क्या किया, एक शीशा मंगवाया। तो वो एक शीशा मंगवाते हैं, ठीक है, जब उनको रिचर्ड थर्ड को जब गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो एक शीशा मंगवाते हैं। उसमें अपने जब जैसे शीशा लेके आते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने फेस को देखते हैं, अपने उदास चेहरे को देखते हैं और फिर उसे ज़मीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। तो ये जो उदास चेहरे को देखना फिर ज़मीन पर पटक कर तोड़ देना, ये क्या सिंबॉलिक एक्ट है, ये क्या हमें बता रहा है? बता ये रहा है कि ये जो ज़मीन पर टूट गया है, इसका मतलब मेरा गौरव जो है ये टूटा हुआ गौरव। फेस देखना फिर शीशा टूट जाना, इसका मतलब टूटे हुए गौरव, जो गौरव है वो टूट गया है, यानी कि जो सम्मान है, नष्ट हुई पहचान, यानी कि जो पहचान है अब खत्म हो गई है। और राजा के रूप में उनकी जो भूमिका है, भूमिका का अंत का एक शक्तिशाली प्रतीक है, यानी कि अब राजा के रूप में जो उनकी भूमिका है उसका अंत हो गया है। तो ये क्या करते थे ना, एक सिंबॉलिक एक्ट करते थे, यानी कि एक सिंबॉलिक एक्ट उन्होंने किया था, यानी कि इन्होंने एक शीशा मंगवाया, देखा, फिर तोड़ दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ख़त्म हो रहा है, अब इनका सिंहासन ये छोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ध्यान रखना है। Which Goldsworthy play ends with the famous line justice is a machine that once it has been given a push rolls on itself। तो जल्दी जल्दी चलते हैं इधर से, जस्टिस है तो ये जस्टिस की लाइन है और हम सभी को पता है जस्टिस इज अ मशीन, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट्स वाज सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, अ लेमेंट ह्यूमैनिटी ऑब्सेशन विद व्हाट, तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मटेरियलिस्टिक, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ाया है। द हैरोइंग ऑफ हेल इज अ सब्जेक्ट ऑफन डिपिक्ट इन विच टाइप ऑफ मिडिवल इंग्लिश ड्रामा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैरोइंग ऑफ हेल यानी कि नर्क का मंथन, ये एक ऐसा विषय है ना जिसे अक्सर किस प्रकार के मिडिल एज के इंग्लिश प्लेज में पाया जाता है, तो मिस्ट्री प्लेज में पाया जाता है, जिसे आप कॉप्स क्रिस्टी प्लेज भी कहते हैं। कॉप्स क्रिस्टी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज को ना कॉप्स क्रिस्टी प्लेज भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मिस्ट्री प्लेज मिडिल एज में चर्च में, यानी कि मिडिल एज में मिस्ट्री प्लेज को क्या किया जाता था, चर्च में परफॉर्म किया जाने वाला एक बाइबल की कहानी पर बेस्ड होता था। मिस्ट्री प्लेज किस पे बेस्ड होता था, बाइबल की कहानी पर, बाइबल पे स्टोरी पर ये बेस्ड होता था, और इसका परफॉर्म कहाँ पे किया जाता था, तो चर्च में किया जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, चर्च में किया जाता था। और जो यहाँ पे हैरोइंग ऑफ हेल है, ये एक ना लोकप्रिय विषय था, एक लोकप्रिय सब्जेक्ट था, जो जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ने और उनका रिवाइवल के बीच एक पीरियड को दिखाता है। ये हैरोइंग ऑफ हेल, जब माना जाता था कि जब वो नर्क में गए तो वहाँ उन्होंने धर्मी आत्माओं को बचाया था, तो ये पीरियड को कहा जाता था हैरोइंग ऑफ हेल, यानी कि जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ना और उनका जो क्या बोल सकते हैं, रिडीम्ड के बीच एक पीरियड को दिखाता है, उसे ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज बिल्ट बाय सिन एंड डेथ कनेक्टिंग हेल टू अर्थ आफ्टर द फॉल, कॉजी एंड कॉजवे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में पतन के बाद, फॉल के बाद सिन और डेथ द्वारा एक रास्ता बनाया जाता है। ये रास्ता पूरा पृथ्वी यानी कि नर्क से, हेल से लेके पृथ्वी तक जोड़ने वाला एक पुल बनाते हैं लोग। उस पुल का नाम क्या रहता है, उस पुल का नाम कॉजे और कॉजवे होता है, ये ध्यान रखना है, कॉजी या कॉजवे यानी कि पक्का रास्ता। और ये कब बनता है, जब मनुष्य के पतन के बाद, यानी कि मनुष्य का पतन जब होता है उसके बाद शैतान के बच्चे, ये शैतान के बच्चे रहते हैं ना, शिन और डेथ, ये लोग क्या करते हैं, शिन और डेथ ये लोग क्योस के ऊपर एक विशाल पुल बनाते हैं, एक पक्का रास्ता बनाते हैं, जिसे कॉजवे, एक कॉजवे बनाते हैं जो हेल से सीधा पृथ्वी तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। द पोइटिक फ्रेज सिल्वन वाय रेफर्स टू द रिवर इन विच फेमस वर्ड्सवर्थ पोएम, तो लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे में सिल्वन वाय है, रिवर वाय है जो जंगलों और सुंदर किनारों का वर्णन कर रहे हैं। सिल्वन वाय के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। ये वेल्स में स्थित एक वाय रिवर है, वेल्स में। नेक्स्ट पे आएंगे, विच शेक्सपियर कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न, तो मैकबेथ, इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैकबेथ में चुड़ैलें भविष्यवाणी करती है ना कि
मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता, कोई भी स्त्री से जन्मे व्यक्ति द्वारा नहीं मारा जा सकता। लास्ट में मैकबेथ बताता है कि वो अपनी माँ के गर्भ से नहीं, समय से पहले चीर कर निकाला गया है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन द्वारा पैदा हुआ है। तो ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, मतलब ये भविष्यवाणी को पूरा करता है लेकिन मैकबेथ को मारता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म फॉर लिस्ट ऑफ पीपल, थिंग्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफन फाउंड इन एपिक पोइट्री, उसे कैटलॉग कहते हैं, यानी कि लोग, चीज़ों या विशेषताओं की सूची के लिए क्या शब्द होता है जो अक्सर एपिक पोइट्री में पाई जाती है, उसे कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग हमें कहाँ मिलता है? एपिक पोइट्री में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहाँ मिलता है? एपिक पोइट्री में मिलता है कैटलॉग। कैटलॉग एक ना लिटरेरी टर्म है जिसमें चीज़ों, जो चीज़ हैं जैसे कि थिंग्स वगैरह, पीपल वगैरह, जगह या विशेषताओं की एक लंबी सूची शामिल होती है। स्पेशली अगर देखा जाए ये विशेष रूप से होमर के इलियड जैसे जो क्लासिकल एपिक के आम है ना, क्लासिकल एपिक्स में आम है ये सारे, जहाँ जहाज़ों, योद्धाओं या गॉडीज यानी कि देवताओं की लंबी सूचियाँ होती हैं, उसे बोला जाता है कैटलॉग। इन विच शेक्सपियरियन कॉमेडी डज अ कैरेक्टर नेम्ड डॉन अर्मेडो स्पीक इन ओवरली एलाबोरेट अफेक्टेड स्टाइल। तो शेक्सपियरियन मतलब किस शेक्सपियरियन कॉमेडी में डॉन अर्माडो नामक एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? ओवरली एलाबोरेट होता है, यानी कि अत्यधिक विस्तृत होता है, अफेक्टेड स्टाइल का होता है, यानी कि बनावटी शैली में बोलता है। तो वो क्या है? लव्स लेवल लॉस्ट में ये कैरेक्टर आता है। इसका नाम क्या रहता है? डॉन एड्रियानो डी अर्माडो पूरा नाम रहता है इसका, डॉन एड्रियानो डी अर्माडो। ये लव्स लेवल लॉस्ट में एक स्पेनिश पर्सन होता है जो बहुत ही दिखावटी रहता है, बहुत जटिल भाषा का यूज़ करता है। और ये यूफीइज्म याद रखना है, ये क्या करता है? यूफीइज्म नामक एक लोकप्रिय लिटरेरी शैली है ना, उसका मजाक उड़ाता है। यूफीइज्म जो अपने एक्सटेंडेड सेंटेंस और अलंकृत लैंग्वेज के लिए जानी जाती है, उसी का ये मजाक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गार्बोडक 1561 इज़ नोटेबल फॉर बीइंग फर्स्ट प्ले रिटन इन व्हाट वर्ड्स फॉर्म, तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है तो गार्बोडक है। 1561 में आया था, ये लिखी गई थी गार्बोडक, और शेकविल और नॉर्टन ने लिखा था। नाम अगर किसने लिखा था तो शेकविल और नॉर्टन ने लिखा था गार्बोडक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं गार्बोडक को, और शायद हाँ फोरेक्स एंड पोरेक्स भी बोलते हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसमें गार्बोडक में ये दो कैरेक्टर होते हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स, इन्हीं की कहानी होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर की पहली ट्रेजेडी होती है और इसके लिखने वाले कौन हैं तो शेकविल और नॉर्टन, दो नाम रहता है, ये याद रखना है। अब फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है तो कौन सी है वो फर्स्ट कॉमेडी? अब फर्स्ट कॉमेडी की बात अगर करें तो राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जिसको किसने लिखा है? थॉमस उडाल ने लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। गोल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दैट एक्सप्लोर्स दैट कंडीशन ऑफ द पुअर एंड द वर्क ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज टाइटल द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये ध्यान रखना है कि गोल्सवर्दी की जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो गरीबों की स्थिति दिखाती है, और उसका टाइटल क्या है तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये जॉन गोल्सवर्दी द्वारा एक क्या है, ये शायद 1912 में आया था, एस्से कलेक्शन था। ठीक है, एस्से कलेक्शन था, ये ध्यान रखना है। इसमें समाज के अलग अलग पहलुओं पर इन्होंने टिप्पणी की है, जिसमें गरीबों की दुर्दशा भी दिखाया है, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास भी शामिल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिलोसफिकल मूवमेंट पॉपुलर इन 18th सेंचुरी विच बिलीव्ड दैट गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स बट डज नॉट इंटरफेयर विद इट्स वर्किंग, तो डेइज्म कहा जाता था इसे। 18th सेंचुरी में लोकप्रिय एक दार्शनिक मूवमेंट था, उसका नाम क्या है? ठीक है, ये कब ये पॉपुलर था? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में किस पीरियड में? 18th सेंचुरी तो बहुत न्यू क्लासिकल पीरियड का 3 पीरियड मैंने बताया था, जिसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, फिर से बनाऊँ तभी समझ में आएगा। अब जैसे न्यू क्लासिकल पीरियड है तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक आपका रेस्टोरेशन पीरियड आता है। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक है तो 1660 से लेके 1700 तक। ये जो 1660 से लेके 1700 ये रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद आपका अगस्टन पीरियड आता है। अगस्टन पीरियड आता है जिन्हें एज ऑफ पॉप भी कहते हैं। ये कब से कब तक होता है तो 1700 से लेके 1745 तक। उसके बाद आपका जो थर्ड पीरियड आता है, इसमें ये सारे न्यू क्लासिकल पीरियड में आ रहे हैं। ये जो होता है ये एज ऑफ जॉनसन होता है। ठीक है, ये एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ ट्रांजियंस, ये पीरियड होता है। तो ये पीरियड कब से कब तक रहता है 1745 से लेके
1798 तक, जब तक रोमांटिसिज्म नहीं आ जाता है तब तक रहता है। तो यही पीरियड में ये काफ़ी फेमस था। ये जो 18th सेंचुरी इस वाले पीरियड की बात कर रहा है, इस वाले में 1745 से 1798 जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड था, जो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन पीरियड था, इस पीरियड में ये जो डेइज्म नाम का मूवमेंट था ना, ये एक ना, इसे क्या बोलते हैं, ये एक फिलोसफिक मूवमेंट था जो ये मानता था ना ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, लेकिन उसके कामकाज में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर नहीं करता। तो ये डेइज्म मूवमेंट था, इसे ही कहा जाता है, जिसे हम रिलीजियस डेइज्म को हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस, नेचुरल रिलीजियस भी कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल रिलीजियस भी कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है। ये आपका एज ऑफ एनलाइटनमेंट का एक दार्शनिक विश्वास था। डेइस्ट मानते थे कि तर्क और नेचर के अवलोकन से एक ईश्वर का अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये चमत्कारों को नहीं मानते थे। तो ये याद रखना है डेइज्म, ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है। तो ये ना 18th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था, 18th सेंचुरी के एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, का एक दार्शनिक विश्वास था। नेक्स्ट पे आएंगे, विच सोनेट बाय मिल्टन इज हार्श condemnation of those who opposed his views on religious freedom, ending with that still revolt when truth would set them free। तो मिल्टन की किस सोनेट का ये एंडिंग लाइन है, इससे एंडिंग लाइन से वो ख़त्म करते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्सेंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, ये याद रखना है। तो मिल्टन का वो कौन सा सोनेट था जो उन लोगों की उन्होंने कठोर निंदा की जो धार्मिक लिबर्टी पर उनके विचारों को विरोध करते थे। तो इन लाइनों के साथ वो समाप्त करते थे, दैट स्टिल रिवोल्ट व्हेन ट्रूथ वुड सेट देम फ्री, ये इसी की लाइन है। तो ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्सेंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, ये एक बहुत ही पॉलिटिकल सोनेट था, एक राजनीतिक सोनेट था। ये भी किसका, मिल्टन का। ठीक है, पॉलिटिकल सोनेट था जिसमें मिल्टन ने क्या बताया, जो प्रेस्बिटेरियन थे ना उन पर हमला करते हैं, जो संसद में क्या करते थे, सत्ता में आने के बाद अपने स्वयं के धार्मिक विचारों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते थे। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले एंग्लिकन बिशप का विरोध किया था। तो मिल्टन इसे पाखंड मानते थे और इसे पर्सनल विवेक की स्वतंत्रता की मांग करते थे। ठीक है, आते हैं द क्रिटिक F.R. लेविस चैंपियन अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट विच इंक्लूड जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड होम। तो जोसेफ कॉनराड है, ये ध्यान रखना है। तो एक क्रिटिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है। इसमें एक क्रिटिक थे जिनका नाम क्या था, F.R. लेविस। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि जो क्रिटिक हैं F.R. लेविस, उन्होंने एक ग्रेट ट्रेडिशन का समर्थन किया जिसमें जेन ऑस्टिन है, जॉर्ज एलियट है, हेनरी जेम्स है, और कौन शामिल है, तो जोसेफ कॉनराड, ये ध्यान रखना है। तो इनका एक ना प्रभावशाली बुक था, उसका नाम क्या था, द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, इनका एक प्रभावशाली बुक था, उसका नाम था द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, ये इनकी बुक थी, किनकी, F.R. लेविस की, ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने जो क्रिटिक थे F.R. लेविस, इन्होंने इसमें तर्क दिया कि जो सभी जो नॉवेलिस्ट हैं वो समान रूप से महान नहीं है, यानी कि जितने भी नॉवेलिस्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी लोग ग्रेट हैं, मतलब सभी लोग समान रूप से महान नहीं है, ग्रेट नहीं है। उन्होंने एक ऐसी विशिष्ट परंपरा की पहचान की जो जीवन के प्रति एक गंभीर और नैतिक दृष्टिकोण रखती हो। तो इस परंपरा में उन्होंने किसको किसको पाया, उन्होंने जेन ऑस्टिन में पाया, मतलब जेन ऑस्टिन के इस टाइप की सोच थी, जॉर्ज एलियट में पाया, हेनरी जेम्स में पाया, एंड जोसेफ कॉनराड को इस सभी चीज़ों में इन्होंने शामिल किया। तो जोसेफ कॉनराड भी इसमें शामिल थे द ग्रेट ट्रेडिशन में। ठीक है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट के द ग्रेट ट्रेडिशन में ये F.R. लेविस ने शामिल किया था। इन किंग लियर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लॉसेस्टर लॉयल लेजिटिमेट सन। तो एडगर, समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनके दो बेटे रहते हैं, एक इलेजिटिमेट रहता है जिसका नाम एडमंड रहता है, एक लेजिटिमेट यानी कि जायज़ बेटा जिसका नाम एडगर रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे फोर्साइट सागा, व्हाट डज सोम्स फोर्साइट डू दैट इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट एक्ट ऑफ पोजेशन एंड द सेंट्रल क्राइसिस ऑफ द नॉवल। तो ही असर्ट्स हिज मैरिटल राइट एंड रेप्स हिज वाइफ एरिन। अब यहाँ पे पूछा जाए कि फोर्साइट सागा में जो सोम्स फोर्साइट है वो ऐसा क्या करता था जिससे अधिकार की अंतिम कार्रवाई यानी कि नॉवेल का सेंट्रल संकट माना जाता था, सेंट्रल विषय माना जाता था। तो ये जो नॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला मोमेंट था वो ये था कि सोम्स क्या करता था, अपनी पत्नी आयरीन को एक प्रॉपर्टी के रूप में देखता था, आयरीन को एक प्रॉपर्टी के रूप में देखता था। जब वह उसे
छोड़ने की कोशिश करती थी। आयरीन उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे छोड़ने की कोशिश करती थी तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी मानकर उस पर अपना कानूनी अधिकार जताता था और उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट पे आएंगे। इन हिज प्रीफेस वर्ड्सवर्थ क्लेम द पोएट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन ओनली बाय ग्रेटर डिग्री ऑफ व्हाट फोर क्वालिटीज़। इसमें कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रीफेस में क्या दावा किया है कि एक पोएट, मतलब पोएट कहीं से आते नहीं हैं, पोएट कोई अलग तरह के इंसान नहीं होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। बस इंसान से जो इंसान होते हैं ना, जो अदर इंसान होते हैं ना, अदर इंसान से 4 क्वालिटीज़ पोएट में ज़्यादा होती हैं। वो कौन सी होती हैं? इमेजिनेशन की होती हैं, सेंसिबिलिटी होती है, इंथुजियाज्म होता है एंड टेंडरनेस होता है। यानी कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पे तर्क दे रहे हैं, लिरिकल बैलेंस के प्रीफेस में तर्क देते हैं कि जो पोएट है वो कोई अलग तरह का इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास ये समान मानवीय भावनाएं होती हैं। यानी कि अगर एक पोएट है तो उसके अंदर इमेजिनेशन ज़्यादा होगा, सेंसिबिलिटी होगी, संवेदनशीलता होगा, इंथुजियाज्म होगा एंड टेंडरनेस होगा। ये 4 जरूर होंगे एक पोएट के अंदर, उत्साह, कोमलता। एक आम इंसान से ये थोड़ा सा, ये 4 चीज़ें एक्सेस होंगी किसी इंसान के अंदर, तो वो पोएट है। कोई अलग से कोई ग्रह से आया नहीं है पोएट, वो भी इंसान ही की तरह है, कोई अलग इंसान नहीं है। बस ये 4 चीज़ें एक पोएट के अंदर ज़्यादा होती हैं, एक्सेस होती हैं, तब वो पोएट कहलाता है। द लिटरेरी टर्म फॉर द इमोशनल रिलीज और प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस ऑफ अ ट्रेजेडी, तो कैथारसिस है, ये ध्यान रखना है। ये जो टर्म है ये अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में दिया है। और कैथारसिस का मतलब ट्रेजेडी देखने के बाद ऑडियंस द्वारा अनुभव की जाने वाला जो दया है, जो फियर है, जो भय है, जो पिटी है, जो फियर है, उसकी भावनाओं का शुद्धिकरण होना या विरेचन होना। इससे ऑडियंस जो है ना वो भावनात्मक रूप से थोड़ा हल्का महसूस करेगा, थोड़ा शुद्ध महसूस करेगा। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज सेट इन द आइलैंड ऑफ सिप्रस ड्यूरिंग द वॉर्स बिटवीन वेनिस एंड टर्की, तो ये आपका ओथेलो है, ध्यान रखना है। ओथेलो प्ले की शुरुआत वेनिस में होती है, लेकिन मुख्य कहानी साइप्रस आइलैंड पर घटती है, जहां ओथेलो को तुर्की सेना के खिलाफ वेनिस की सेना का लीड करने के लिए भेजा जाता है। यहीं पर यागो अपनी घातक साजिशों का अंजाम भी देता है। नेक्स्ट पे आएंगे पैराडाइज लॉस्ट, विच एंजल इज नोन एज द फेथफुल एंजल। ठीक है, फॉर बीइंग द ओनली वन इन शैटन्स होस्ट टू डिफाई हिम एंड रिटर्न टू गॉड, तो एब्डियल। अगर पूछा जाए कि फेथफुल एंजल कौन है, पहले तो ये शैटन के साथ रहता है, बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है गॉड के पास। ठीक है, ये अकेले ही शैटन को छोड़कर ईश्वर के पक्ष में लौट आता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट इज फ्रॉम विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, तो ये टिंटन एबी की लाइन है, हमने पढ़ा था टिंटन एबी, मैंने डिटेल पोएम कराया है इसी यूट्यूब पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ क्रिटिकल अप्रोच दैट एनालाइज अ लिटरेरी वर्क इन कंजंक्शन विद व्हाट द हिस्टोरिकल एंड द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ये क्या है, एक क्रिटिकल अप्रोच है। ठीक है, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो एक लिटरेरी वर्क का विश्लेषण किसके साथ मिलकर करता है। तो याद रखना है, जो न्यू हिस्टोरिसिज्म मानता है कि अगर आप किसी लिटरेरी वर्क को उसके समय के इतिहास, उसके संस्कृति, उसके सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से अलग करके नहीं समझा जा सकता, यानी कि उसको मिलाकर अगर आप किसी लिटरेरी वर्क का विश्लेषण कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो उस समय के जो इतिहास रहेगा, जो उस समय का संस्कृति रहेगा, जो उस समय का सामाजिक राजनीतिक घटनाएं होंगी, उनसे मिलाकर आप उसका उस वर्क का क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ये मानता था न्यू हिस्टोरिसिज्म। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड मैन इन गोल्सवर्दीज प्ले द फोर साइड द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट व्हाट। गोल्सवर्दी का प्ले है एक द फॉरेस्ट, उसमें ओल्ड मैन का कैरेक्टर किसका रिप्रेजेंट करता है, द फ्यूटिलिटी एंड ग्रीड ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन अफ्रीका। तो द फॉरेस्ट ये गोल्सवर्दी का वर्क है, इसमें अफ्रीका में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करता है। ठीक है, ओल्ड मैन इसमें एक कैरेक्टर है, ओल्ड मैन। ये क्या बताता है, जो ओल्ड मैन है वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो ब्रिटिश अभियान की क्रूरता और लालच को दिखाता है, यानी कि ब्रिटिश के लोग कैसे थे, उनकी लालच, उनकी क्रूरता को दिखाता है ये कैरेक्टर। नेक्स्ट पे आएंगे, कितने निरर्थक थे, कितने साम्राज्यवाद थे, कितने विनाशकारी थे। विच हिस्ट्री प्ले डज शेक्सपियर डिपिक्ट द राइज ऑफ द विलेनस रिचर्ड थर्ड, तो किस हिस्टोरिकल प्ले में शेक्सपियर विलन रिचर्ड थर्ड के उदय को दिखाते हैं, तो हेनरी 6 पार्ट 3 में आते हैं एंड रिचर्ड 3 में आता है। ये रिचर्ड का जो कैरेक्टर है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो हेनरी 6 पार्ट 3 में ये एक ना प्रमुख खलनायक के रूप में विकसित होता है यहाँ से। अब प्ले के अंत में वो राजा बनने की अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा भी करता है। उसका उदय और पतन फिर उसके अपने ही प्ले रिचर्ड 3 में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ 6 लाइन स्टैंजा इन पोइट्री इज नोन एज, तो सस्टेट जो हमें पेट्रार्कन सोनेट में मिलता है,
इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई ऑन द स्टेज हैमलेट, तो पोलोनियस। ये ध्यान रखना है, जो हैमलेट में जो फर्स्ट कैरेक्टर जो स्टेज पर जिसकी डेथ होती है उसका नाम क्या रहता है, पोलोनियस। तो पोलोनियस की डेथ कब होती है, प्ले के तीसरे एक्ट में, थर्ड एक्ट में, ठीक है। प्ले के थर्ड एक्ट में पोलोनियस की डेथ होती है जब हैमलेट अपनी माँ गर्टरूड से बात कर रहा होता है, तो वो पर्दे के पीछे छिपे पोलोनियस को राजा क्लॉडियस समझकर अपनी तलवार से मार देता है। ये स्टेज पर होने वाली पहली डेथ होती है। द फ्रेज अ मैन ऑफ लेटर्स रेफर्स टू स्कॉलर और ऑथर। द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स वॉज अ टर्म यूज ड्यूरिंग विच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू द एनलाइटनमेंट मूवमेंट। ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक फ्रेज बोले अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स किसे रेफर करता है, किसी स्कॉलर्स को, किसी ऑथर को, उसे रेफर किया जाता है। लेकिन अगर बोले द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स, ये जो शब्द है ये किस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के दौरान किया गया था, तो एनलाइटन मूवमेंट। रिपब्लिक ऑफ लेटर्स ये ध्यान रखना है 17 और 18 सेंचुरी, ठीक है। 17 और 18 सेंचुरी में जब आपका वो चल रहा था एनलाइटनमेंट, यूरोप में और अमेरिका के जो बुद्धिजीवी थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का इस्तेमाल किए जाने वाला ये शब्द था रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। ये एक ऐसा काल्पनिक गणराज्य था जहां विद्वान जो स्कॉलर्स थे वो राष्ट्रीय सीमाओं से परे लेटर्स और पब्लिकेशन के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, उन्हें कहा जाता था। पैराडाइज लॉस्ट, गॉड टेल्स एडम दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फॉरबिडन फ्रूट विल बी वॉट, सर्टन पेन। तो पैराडाइज लॉस्ट में ईश्वर एडम को बताते हैं कि अगर तुमने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि निश्चित दर्द आएगा। इन्होंने ये बताया, क्लियरली खुल के नहीं बताया। जब गॉड ने एडम को उस फॉरबिडन फ्रूट खाने से मना करते हैं तो वो सीधे डेथ शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो ये चेतावनी देते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा कि निश्चित दर्द होगा, यानी कि जो डेथ, पीड़ा, मानवता के पतन की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि डेथ आएगा, डेथ शब्द का यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला कि सर्टेन पेन होगा अगर तुमने इस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया, जो ये इशारा करता है कि डेथ आएगा, उसके बाद दुनिया में दर्द आएगा और मानवता का पतन होगा। विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएम इज़ अ सोनेट दैट क्रिटिसाइज द मटेरियलिज्म ऑफ द एज बिगिनिंग द वर्ल्ड इज टू मच विद, तो ये इसी में इन्होंने किया है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच कॉल्स वर्दी प्ले डील्स विद द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ गॉसिप एंड पब्लिक ओपिनियन, द शो। ये ध्यान रखना है। द शो के बारे में अगर बात करें तो हम, द शो जो प्ले है ना, एक ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या के बाद की कहानी है। इसमें ना प्रेस दिखाया गया है, प्रेस और जनता, उसकी निजी ज़िंदगी, मतलब इसमें क्या देखा था कि एक पर्सन क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके बाद क्या हो, जैसे आजकल आप देखते हो ना प्रेस का क्या हाल है, जो मीडिया है, किसी के अगर कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है तो पूरा क्या सनसनीखेज बना देते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें दिखाई गई है। इसमें एक पर्सन आत्महत्या कर लेता है, प्रेस और जनता उसकी निजी ज़िंदगी में क्रूरता और घुसपैठ करते हैं, जिससे उसके परिवारों को भी अधिक पीड़ा होती है। तो ये प्ले दिखाता है कैसे मीडिया किसी ट्रेजेडी को एक तमाशे में बदल सकती है। What is the name of the poetic form consisting of 19 lines with 2 rhyme and 2 reference? तो अ विलेनल, ये ध्यान रखना है। अ विलेनल क्या है, एक 19 लाइन्स पोयम है, एक 19 लाइन मतलब 19 लाइन की एक पोयम है, ठीक है, एक पोइटिक फॉर्म है। इसमें क्या होता है ना, इसमें पाँच टर्सेट पाया जाएगा। टर्सेट मतलब 3 लाइन की, इस तरह 1 2 3 4 5 टर्सेट होगा, एक लास्ट में क्वार्टरिन होगा। इस तरह पूरा टोटल कितना हो गया, 19 लाइन्स हो गया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में इसमें एंड किस पे होता है, क्वार्टरिन पे होता है, और ये 5 आपके टर्सेट होंगे। लास्ट में ये पोयम ना क्वार्टरिन पे क्या करेगी, क्वार्टरिन पे एंड करेगी, ठीक है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहली और तीसरी लाइन का पूरे पोयम में एक निश्चित पैटर्न में दोहराया जाना जाता है, यानी कि रिफ्रेन होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू द ट्राइब्यूनस मैरुलस एंड फ्लेवियस गेट पनिश फॉर द रिमूविंग डेकोरेशन फ्रॉम सीजर्स स्टेचू, तो जूलियस सीजर। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इसको भी समझते हैं। मतलब किस शेक्सपियरियन प्ले में जो आपका इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रिब्यून मारुलस एंड फ्लेवियस, इसको सीजर के जो सीजर की मूर्ति थी ना, सीजर की मूर्ति से सजावट हटाने के लिए इन लोग को दोनों को सजा दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं, सीजर का जो स्टेचू होता है ना, उस पर जो स्टेचू वगैरह क्या किया, उसको सजावट मतलब पूरा सजाया गया है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको हटाने लग जाते हैं। प्ले की शुरुआत में यही दिखाया गया है। प्ले की शुरुआत में जो ट्रिब्यून
मारूलस हैं, जो ट्रिब्यून मारूलस हैं एंड फ्लेवियस हैं, ये आम लोगों को सीजर की जीत का जश्न मनाने के लिए डांटते हैं कि सीजर की जीत का जश्न क्यों मना रहे हैं। तो जो आम लोग हैं जो मना रहे हैं उनको डांटते हैं। फिर जाते हैं वे सीजर की बढ़ती शक्ति के विरोधी हैं, मतलब सीजर को नहीं चाहते इस तरह बढ़ना कि उसका जीतना। तो ये लोग क्या करते हैं, सीजर का जो स्टेचू होता है, जो मूर्ति होती है, उस पर जो सजावट रहते हैं ना, उसको हटा देते हैं, जिसके लिए इन्हें बाद में चुप करा दिया जाता है। यानी कि इन्हें क्या कर दिया जाता है, या तो इनको बैनिश कर दिया जाता है या इन्हें मार दिया जाता है। तो ट्राइब्यूनस, मारूलस एंड फ्लेवियस, दो नाम याद रखना है। हु रोट द फेमस एसे द मेटाफिजिकल पोएट, तो टी.एस. इलियट, ये ध्यान रखना है। मेटाफिजिकल पोएट की बात अगर करें तो टी.एस. इलियट, ये 20वीं सेंचुरी की सबसे प्रभावशाली क्रिटिसिज्म एसे में से एक है, जो 1921 में, ठीक है, ये याद रखना है, 1921 में इससे अगर मतलब ये पब्लिश हुआ था। और इस ऐसे में टी.एस. इलियट ने डॉन जन जैसे जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, डॉन जन जैसे 17वीं सेंचुरी के जो पोएट की, उनको दोबारा से रिवाइव किया और उनकी बौद्धिक जटिलता और उनके जो क्या बोलते हैं यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की तारीफ़ की। ठीक है, यानी कि दोबारा से मेटाफिजिकल को रिवाइव इन्होंने किया। यहीं से मेटाफिजिकल को दोबारा से, मेटाफिजिकल चला गया था, मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मेटाफिजिकल पोइट्री नहीं चल रही थी और ना ही जॉन डन वगैरह, ये सब ना एक टाइम ऐसा हो गया था कि बंद हो गया था। लेकिन दोबारा से जब टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स लिखा, ये इन्होंने तारीफ़ की, इसमें इन्होंने जॉन डन वगैरह मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ़ की, जो इनका थॉट एंड इमोशन मिला के लिखना, उसकी तारीफ़ इन्होंने की। दोबारा से फिर से इनका क्या हो गया, रिवाइवल हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे द कैरेक्टर ऑफ इनोबार्बस हु प्रोवाइड्स कमेंट्री ऑन क्लियोपेट्रास कैरेक्टर अपीयर्स इन विच प्ले, तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये ध्यान रखना है। तो डोमिसियस, इनका पूरा नाम क्या है इनोबार्बस का, ये ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, डेमिसियस इनोबार्बस। ये एंटनी का बहुत वफादार फॉलोवर था, अनुयायी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये एंटोनी का बहुत बड़ा वफादार अनुयायी था और ये बहुत ही व्यवहारिक सैनिक था, जो अक्सर घटनाओं पर क्या करता था, सटारिकल टिप्पणी करता था। और क्लियोपेट्रा का फेमस जो बार्ज स्पीच है ना, इसी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द, जो बार्ज स्पीच है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, जो आपका BARGE बार्ज स्पीच है, वो किसके द्वारा बोला जाता था, इनोबार्बस के द्वारा बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अ लॉन्ग अनफिनिश्ड पोएम बाय एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया है, स्पेंसर इन स्टैंजा को क्वाइन किया है। इसी में स्पेंसर इन स्टैंजा, जो 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर और लास्ट लाइन आपकी अलेक्जेंड्राइन में है। तो ये दी फेरी क्वीन है, ये बहुत लंबी है और सबसे एम्बिशियस एपिक में से एक है। स्पेंसर ने इसे क्या किया था, 12 बुक्स में लिखने की कोशिश की थी। मतलब इनका इरादा था कि ये इन्हें क्या लिखेंगे, 12 बुक्स में, इनका योजना था, प्लान था कि 12 बुक्स में लिखेंगे, बट ये सिर्फ 6 बुक्स में ही इसको लिख पाए। ठीक है, तो इसलिए ये कंप्लीट है, ये पूरी तरह से केवल 6 ही पूरी कर पाए थे। मिल्टन ऑफ एजुकेशन एडुकेट्स फॉर अ करिकुलम बेस्ड ऑन व्हाट क्लासिकल मॉडल, तो ग्रीक एंड रोमन ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। तो मिल्टन का ऑफ एजुकेशन का मतलब मिल्टन का जो ऑफ एजुकेशन वर्क है उनका, ये भी आया था 1644 में आया था। और इसमें इन्होंने किन क्लासिकल मॉडल पर आधारित करिकुलम की वकालत किया है कि कैसी करिकुलम होनी चाहिए, कैसे आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ऑफ एजुकेशन क्या है, एक आपका बहुत ही शॉर्ट वर्क है इनका, जिसमें मिल्टन शिक्षा के बारे में अपने विचार को बताते हैं, शिक्षा को लेकर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इनका बताना ये है कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्लासिकल ग्रीक, रोमन राइटर, साइंस, आर्ट, नैतिकता के अध्ययन पर आधारित होना चाहिए, ताकि एक पूर्ण और गुणी व्यक्ति का निर्माण हो सके। अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ेगा, समझ लो कि वो क्या है, कंप्लीट एक वर्चुअस पर्सन बन सकेगा। द लाइन गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार्ट्स इज फ्रॉम सोनेट बाई, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज इज सेट इन द फिक्शनल किंगडम इलेरिया, तो 12th नाइट है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये शेक्सपियर का कौन सा वो कॉमेडी इलेरिया के काल्पनिक साम्राज्य में सेट है, तो आपका 12th नाइट है। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ यंग जॉलियन फोरसाइट प्रैक्टिस व्हाट प्रोफेशन, तो ही इज़ अ पेंटर, एक आर्टिस्ट के रूप में है। जो यंग जॉलियन का जो कैरेक्टर है वो एक, उसका प्रोफेशन क्या है, एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ वर्बल पैटर्न इन विच द सेकेंड हाफ एंड एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट, द पार्ट्स रिवर्स, द फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, इसे क्याज़मस बोलेंगे। क्याज़मस क्या होता है, एक वर्बल पैटर्न होता है जिसमें अपने एक्सप्रेशन का दूसरा आधा हिस्सा पहले के खिलाफ
बैलेंस वे में रखा जाता है, लेकिन उसका उलट दिया जाता है। जैसे मैंने कहा फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, यानी कि फेयर इज़ फाउल, इसका जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पे हम पहले बना देंगे। इसे क्याज़मस कहेंगे। क्याज़मस भी एक फिगरेटिव आपका स्टाइल है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें शब्द हो गए जो आपके ग्रामेटिक जो नियम हो गए या फिर जो कॉन्सेप्ट हो गए, उसको उल्टे क्रम में दोहराया जाता है। जैसे कि ए बी बी ए, इस तरह ए बी बी ए। अब इस शब्द को मैंने क्या किया, इस शब्दों को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने उल्टा कर दिया, ये होता है क्याज़मस। तो ये मैकबेथ की फेमस लाइन है। इन द विंटर्स टेल हु इज़ द किंग हु बिकम कंज्यूम्ड बाई इरेशनल जेलेसी, तो लियोनार्टिस, ये विंटर्स टेल की लाइन है, मतलब विंटर्स टेल के लियोनार्टिस ये राजा हैं। तो सिसिलिया का ये राजा रहता है कौन, लियोनार्टिस। मैंने विंटर्स टेल कराया है, यूट्यूब पे ही कराया है। तो सिसिलिया का ये राजा होता है लियोनार्टिस, जो प्ले की शुरुआत में अचानक और बिना किसी सबूत के तीव्र ईर्ष्या से, बहुत ज़्यादा मतलब ईर्ष्या से भरा होता है, और अपनी पत्नी हरमियोनी, इसकी पत्नी कौन रहती है, हरमियोनी, और इसका एक दोस्त रहता है राजा पोलक्सिनेस, उसके साथ दोनों को मिला के हाँ दोनों के साथ चक्कर चल रहा है, ये सब करता है इस तरह कुछ। विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएम्स बिगिन विद द लाइन माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, तो माई हार्ट लीप्स अप की लाइन है, द रेनबो की लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द कैरेक्टर ऑफ अगला जो क्वेश्चन है आपका मेफिस्टोफेलिस, इसको क्या पढ़ेंगे, मेफिस्टोफेलिस। द कैरेक्टर ऑफ मेफिस्टोफेलिस इज अ सेंट्रल फिगर विच प्ले शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी क्रिस्टोफर मार्लो, तो डॉक्टर फास्टस। तो मेफिस्टोफेलिस जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज थे, क्रिस्टोफर मार्लो। ये किस प्ले में एक सेंट्रल कैरेक्टर है, तो डॉक्टर फास्टस का। ठीक है, मेफिस्टोफेलिस एक शैतान रहता है जिसे डॉक्टर फास्टस अपनी जादू की शक्ति से बुलाते हैं। ठीक है, फास्टस अपनी आत्मा को क्या करता है, 24 साल की अनलिमिटेड ज्ञान शक्ति के बदले मेफिस्टोफेलिस को बेच देता है, कुछ इस तरह है। अब आते हैं इन मिल्टन्स पोएट्री, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्लेस ऑफ अटमोस्ट लॉन्गिट्यूड वेयर क्योस एंड नाइट होल्ड कोर्ट, द लिम्बो ऑफ वैनिटी, पैराडाइज ऑफ फूल्स। तो ये याद रखना है, मिल्टन की पोइट्री में उस जगह का क्या नाम दिया गया है, मतलब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में किसी एक नाम का मेंशन किया है, तो उस जगह को क्या नाम दिया गया है जो क्या करता है, जो चरम देशांतर पर है, जहाँ केओस है, जहाँ नाइट का दरबार है, तो उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम लिम्बो ऑफ वैनिटी है, पैराडाइज या फिर पैराडाइज ऑफ फूल्स है। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ बताया है, ये ध्यान रखना है, इन्होंने इस चीज़ को कहाँ बताया है, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 3 में, आई थिंक बुक 3 में मिल्टन ने एक काल्पनिक जगह का वर्णन किया है। पैराडाइज लॉस्ट के बुक 3 में एक काल्पनिक जगह के बारे में बताया है, जो अर्थ और हेवन के बीच स्थित है। ये काल्पनिक जगह जहाँ व्यर्थ घमंडी चीज़ों जहाँ व्यर्थ चीज़ें हैं, घमंडी लोग हैं और अंधविश्वासों जैसे कैथोलिक से भरा है, जो स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकते, उन्हें ये नाम दिया गया है। ये काल्पनिक जगह है। ठीक है, हु इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो जेसिका। नेक्स्ट पे आएंगे गोल्सवर्दी नॉवल द कंट्री हाउस सेटराइज व्हाट क्लास ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, तो लैंडेड जेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे द टर्म है मोमेंटो मोरी, अ कॉमन थीम इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन लिटरेचर मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटो मोरी मतलब ये एक कॉमन थीम था जो आपको एलिजाबेथन एंड जैकोबियन लिटरेचर में मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटो मोरी। तो याद रखना तुम्हें मरना है, रिमेंबर यू मस्ट डाई, इसका मतलब ये हुआ, याद रखना, याद रखो तुम्हें मरना है। ये एक लैटिन फ्रेज है जो आर्ट और लिटरेचर में एक क्या करता है, एक रूपांकन के रूप में काम करता है, जो ऑडियंस को उसकी नस्वरता की याद दिलाता रहता है। ठीक है, जैसे कि हैमलेट में मतलब याद दिलाता रहता है कि तुम्हें मरना है, एक दिन ऐसी आएगा, एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, यानी कि हम मॉर्टल है। जैसे कि आप हैमलेट में देखते हो ना, जब हैमलेट उस खोपड़ी को उठाता है, खोपड़ी वो स्कल पाता है, तो स्कल ही मतलब वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। तो हैमलेट थोड़ा सा उदास हो जाता है कि ये कभी जो स्कल थी, ये कभी ये जेस्टर था, कभी मेरे साथ था, मेरा दोस्त था, मेरा काम करता था, एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा इसी तरह। तो वो क्या है, रिमेंबर यू मस्ट, यानी कि आपको याद रखना है। ये जो मोमेंटो मोरी है ये ना यूज़ किया जाता है लिटरेचर में, ऑडियंस को उसकी नस्वरता की याद दिलाता रहता है कि आपको मरना है। जैसे कि हैमलेट में कब्र खोदने वाले दृश्य में देखा जाता है। हु इज़ द ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर एंड द यूजर्पिंग ड्यूक इन एज यू लाइक इट, ड्यूक फ्रेडरिक। एंड इन पैराडाइज लॉस्ट गॉड द फादर फोरसीज द फॉल ऑफ मैन एंड स्टेट दैट मैन कैन ओनली बी शेप्ड बाई वॉट, तो ग्रेस एंड रेडीमर हु विल ऑफर हिमसेल्फ एज अ सेक्रीफाइस। तो पैराडाइज लॉस्ट में जो गॉड ऑफ फादर हैं वो मनुष्य के पतन की भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं मनुष्य को केवल किसके द्वारा बचाया जा सकता है, तो ग्रेस एंड रिडीमर के द्वारा,
जो खुद को बलिदान के रूप में पेश करेगा। तो बुक थर्ड में ही बोलते हैं ये भी, बुक थर्ड में जो गॉड और फादर हैं, गॉड ऑफ फादर, वो बताते हैं कि अगर ह्यूमन अपनी स्वतंत्र इच्छा से गिरेगा फिर भी उसे ग्रेस का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर न्याय की मांग है या कोई उसकी सज़ा का भुगतान करे तो ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर पुत्र जो जीसस क्राइस्ट स्वेच्छा से मानवता के लिए खुद को बलिदान करने के लिए पेशकश करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन हैज सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम अबाउट द लूसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये लूसी पोएम की है और लूसी पोएम का ये पोएम का एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच सिटी डिड शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी द किंग्स मैन प्राइमरली परफॉर्म, तो लंदन, ये ध्यान रखना है। शेक्सपियर की कंपनी जिसे पहले लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन बाद में किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है, ये लंदन में स्थित है। मेनली ये द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर थिएटर्स के प्रदर्शन में करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से द ग्लोब और ब्लैक फ्रायर जैसे थिएटरों में परफॉर्म करते थे। And the first part of Forsyte Saga is titled The Man of Property. What are the title of next two books in the first trilogy, In Chancery and Too Late? तो फोरसाइट सागा का जो फर्स्ट अगर देखा जाए ये फर्स्ट ट्रायलॉजी है फोरसाइट सागा, इसमें 3 नॉवेल्स हैं। एक आपका दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो कब आया था, 1906 में आया था। एक आपका इन चांसरी है। ठीक है, इन चांसरी की अगर बात करें तो इन चांसरी कब आया था, ये आपका 1920 में आया था, ये आपका 1921 में आया था। 2 इंटरल्यूड थे, एक इंडियन समर ऑफ फोरसाइट वो कब आया था, 1918 में वो इंटरल्यूड आया था एक, जिसका इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। एक और इंटरल्यूड था अवेकनिंग, वो कब आया था, 1920 में। तो ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट है अ पोएम इन विच अ शेफर्ड मोर्न्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड इज नोन एज पेस्टोरल एलेजी। ठीक है, एक पोएम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की डेथ पर शोक मनाता हो उसे क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी एक पोएटिक जॉनरा है जिसमें पोएट अपने डेड दोस्त के लिए शोक व्यक्त करने के लिए गडेरिया यानी कि खुद को शेफर्ड बनाएगा और सामने वाले को भी शेफर्ड बनाएगा, एक काल्पनिक दुनिया का यूज़ करता है। यानी कि पोएट और उसका जो दोस्त है दोनों शेफर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मिल्टन की लाइसिडास और शैले की एडोनिस, ये सब क्या है, पेस्टोरल एलेजी है। मैथ्यू अर्नोल की थायरिसिस, ये तीनों पेस्टोरल एलेजी है। तो ये था आपका 210 इसमें हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें काफ़ी हो गया है, मैंने ज़्यादा ही करा दिया, 100 का वादा था लेकिन 100 से ज़्यादा ही करा दिया है और कम एक्सप्लेन किया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 4 चीज़ आप करेंगे तो इसी तरह हमारा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम वीडियो देते रहेंगे। तो आपके ये करने से ना, यानी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फीडबैक देने से ना हमको मोटिवेट मिलता है, फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह आप मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, तो ये मैं अच्छे कंटेंट जो आपके लिए है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देती रहूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।